Powerful people comes from powerful places. Here is a man who comes. Powerful people comes from powerful places. Here is a man who comes from. Powerful people comes from powerful places. Here is a man who. हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. तो जस्ट मैं अभी पहुंचा हूं, तो मेरे को लग ही रहा था कि 7 की जगह 8 करना पड़ेगा क्लास, तो 8 बजे क्लास रख दिया. तो मैं 2-3 दिन से था ही नहीं. ठीक है, तो आते से मैं आपकी क्लास रख दिया. आई होप आप अपना रिवीजन वगैरह सब कुछ कर लिए होंगे. तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, फिर अपन बात करते हैं. ठीक है, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे होंगे. जब मैं ऐसा अगर कभी चला जाता हूँ तो आप अपनी स्टडी हैम्पर ना करें, अपना जो भी सब्जेक्ट चल रहा है वो भी करते रहे. जिसमें मेरे को फॉलो कर रहे हो उसके लिए ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ने की, उसको आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो. अगर मैं बोला हूँ तो आई विल टेक केयर, डोंट वरी. लेकिन बाकी सब्जेक्ट आप अपना पढ़ सकते हैं. ठीक है, और वंदे भारत में पहली बार सफ़र किया मैं, और अच्छा सफ़र था. वंदे भारत एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवे का. तो वंदे भारत जब भी आपको मौका मिले और जब भी आपके ट्रैवलिंग वाला पार्ट ऐसा रहे कि वंदे भारत उस रूट पे अवेलेबल है, तो यस आप कर सकते हो. इट्स वेरी गुड. अच्छा केयर करेंगे, खाने का अच्छा केयर करेंगे, सब कुछ वेरी गुड है, बहुत अच्छा है. अनएक्सपेक्टेड, बहुत अच्छा. ठीक है, तो फूड अच्छा था, फूड में कोई इशू नहीं था. एक्स्ट्रा था एकदम दिए, मतलब क्या बताऊं मैं, एरोप्लेन से ज़्यादा केयर था, एरोप्लेन से 10 टाइम ज़्यादा केयर था. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. तो अपन कंटिन्यू करते हैं. मेरे को लगा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो गायब हो गए कुछ दिन लिए क्लास. देखो अपन जो एक सम वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, सम वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सम वाला क्वेश्चन था, और इसमें हम थोड़ा सॉल्व करते करते एक जगह पे मिस्टेक किए थे, कुछ लोग बोल रहे थे. तो सम वाला क्वेश्चन जो था जिसमें 6-7 एक साथ सम थे कि सम करना आई प्लस जे फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे. ऑर्डर जो था वो आपके पास जो था वो m क्रॉस n ऑर्डर जो था, ये दिस वन, ये वाला था. ये हम जब सम किए थे तो हर जो मैट्रिक्स था आपके पास सबका सम ऐसा आते जा रहा था 2, 3, 4, क्योंकि सब सम था. इसको हम सॉल्व भी किए थे, इसलिए फटाफट बता दिया रहा. सॉल्व आपकी कॉपी में था, AR2 ARN ये सब कुछ आपके पास सम था. जब हम सम ऑल कर रहे थे आपके पास mth रोज का जब हम सम कर रहे थे, तो ये m/2 होगा, ये m/2 होगा. ये हम इसको n/2 लिखे थे तो हमारा n²/4 आ गया था. फिर हम एक एग्जाम्पल लिए थे, उसमें सेटिस्फाइड इसलिए कर गया था बिकॉज m और n की वैल्यू सेम रखे थे. तो ये mth रोज तक एडिशन होगा तो m/2 होगा. तो हमारा जो n²/4 था वो nm/ यहाँ पे आपके पास जो nm है वो आपके पास है. फिर 2 से 2 कैंसिल आउट किए थे तो n²/2 था. यहाँ पे n² लिखे थे हम लोग, वो nm है आपके पास. ठीक है, तो हम क्या लिखे थे, n² लिखे थे. वो करेक्ट नहीं होगा, वो nm होगा. बाकी सब कुछ सही था, हमारा कंसेप्ट सही था. mth रो तक जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो फिर m/2 होगा a0 प्लस an. तो इसलिए मैं ले लिया. बाकी सब हमारे कॉपी में है ऑलरेडी, सब हमारे कॉपी में मैट्रिक्स बना हुआ है. ये ठीक है, तो ये mn/2 था, m प्लस n प्लस 2 था. पूरा सॉल्यूशन लिखा है क्योंकि हमारे कॉपी में भी पूरा सॉल्यूशन है. हमारा लास्ट स्टेप में n/2 लिखे थे, जबकि mth रो तक आप ऐड कर रहे थे, बिकॉज ऑर्डर जो था ना वो m क्रॉस n था. m रो है और n कॉलम है, इसलिए. तो mth रो तक जब एडिशन करेंगे तो m/2 होगा. n/2 तो कॉमन आ गया, n/2 सब में था तो सब कॉमन आ गया. ये m/2 और ये a0 प्लस am, इसलिए. ठीक है, कुछ लोग बोल भी रहे थे, जस्ट मैं क्लियर किया. ये लास्ट क्लास की बातें जहाँ तक हम पढ़ रहे थे. आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए बिकॉज आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे. ठीक है, तो आप लोग रेडी ना. अगर 8 बजे क्लास रखा हूँ और मैं अभी आया हूँ तो मतलब मैं खुद भी वेट कर रहा था. ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई मेरी मजबूरी है या कोई पेड क्लासेस है, बट मेरे को लगता है कि मैं एक बार बोल चुका हूँ तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हूँ. ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे अपन, यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले थे. चलो ठीक है, अब क्या आपके पास टर्मिनोलॉजी है, द कंपेरेबल मैट्राइसेस.
कि अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n और एक मैट्रिक्स है p क्रॉस q, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जो दो मैट्रिक्स अगर कंपेयर हो तो इसका जो रो होना चाहिए उसके रो के बराबर होना चाहिए, उसका जो कॉलम है उसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैट्रिक्स एडिशन भी तो सर तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। हाँ, मैट्रिक्स एडिशन भी हम तभी परफॉर्म करते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर एक 2x3 है तो वो भी 2x3 होना चाहिए, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो जो पोजीशन होती है उस पोजीशन के एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं। तो दो मैट्रिक्स कंपेयर भी तभी हो पाएगा जब इसके रो उसके रो के बराबर हो, उसके कॉलम इसके कॉलम के बराबर हो। जैसे आप देख रहे हो मैट्रिक्स है, कितने रो है? 2 है सर। कितने कॉलम है इसमें सर? 3 कॉलम है। इसमें कितने रो है? 2 है सर। कॉलम कितने? 3 है। तो ये कंपेरेबल मैट्रिसेस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो जो है 2x2 का और ये 2x2 का कंपेरेबल है क्या? तो नहीं है। इज वेरी सिंपल कि दो मैट्रिक्स कंपेयर होने के लिए जरूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज और दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ओके, जस्ट बातें थी, कुछ कुछ बातें हमें, अब इसमें कोई एग्जाम की बातें नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें हमको क्लियर है। जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो हमारे कॉपी के नोट्स इस दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा के जो नोट्स है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होना चाहिए जितना हमारा सिलेबस में है, मतलब हमारा गेट में सिलेबस में या डीए वालों की सिलेबस में। जब मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा अगर कोई पढ़ रहा है, चाहे वो दुनिया के दूसरे कॉर्नर में पढ़ रहा है, हमारे नोट्स अच्छे नहीं होना चाहिए। तो हर एक पॉइंट को अपन कवर कर रहे हैं। ओके, चलो, ये कंपेरेबल मैट्रिसेस इज वेरी सिंपल। क्या दो मैट्रिक्स कंपेयर तभी हो पाएंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रोज मेरे, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके, नंबर ऑफ कॉलम मेरे, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके अगर बराबर होंगे तो हम और आपका कंपेरिजन हो सकता है, नथिंग एल्स। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले। तो स्टोरी पहले से बना रहे कि यार मैट्रिक्स तो हम पढ़ ही रहते हैं, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो हम बोल रहे कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए नंबर बट डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए नंबर। मतलब अगर मैं कंपेरिजन करूं तो एक मैट्रिक्स एक नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है, बट डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है। The number of rows may or may not be equal to the number of columns in matrices, but in determinant number of rows is equal to the number of columns. इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ही होते हैं। इसका मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। लेकिन जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हम मैट्रिसेस में बहुत सारी बातें करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, वी डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन इन डिटर्मिनेंट वी डिस्कस ओनली द स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, जबकि मैट्रिसेस में तो कुछ भी होता है, हर टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि ऑन इंटरचेंज द रोज इन कॉलम में डिफरेंट मैट्रिक्स इज फॉर्म बट इन डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज द वैल्यू। हम बोल रहे हैं कि अगर मैं रोज और कॉलम को अगर चेंज करता हूं, इंटरचेंज करते हैं हम लोग, तो डिफरेंट मैट्रिक्स बनते जाते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है, लास्ट में भी पढ़ सकते थे डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद, बट बोल दिए। मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। नॉर्मली मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते तो हम बोल देते यार देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, मान लो नंबर 1 2 3 4 है ये। सर कुछ लोग तो सर ऐसा भी मैट्रिसेस लिख देते हैं आपके पास सर, ये ऐसा 2x2 का। हाँ, कुछ लोग इवन कुछ लोग ऐसा बना देते हैं 1 2 3 4, बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यूज नहीं करते, ये ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं मैट्रिसेस के लिए। तो हम ये यूज करते हैं। ये थर्ड भी आपके पास लिखा है कि 2, देखो 2 आपके पास जो लाइन्स है उसके बीच में भी बना हुआ है, ऐसा भी मैट्रिसेस का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये नॉर्मली मैक्सिमम समय हमको एक स्क्वायर ही दिखने को मिलता है, हर जगह हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं 99%। एक आधी जगह ये तो आप देखते भी नहीं होंगे, बट इन डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 पैरेलल लाइन। ये इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो कुछ नहीं, आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा काम था कि मैं थोड़ी सी बात करूं कि यार मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन ये होता है और ये डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो सर ये मैट्रिसेस है। हाँ, आप ऐसा कभी देखे नहीं, आप ऐसा देखे नहीं। इसको मैं ऐसा बोल दूं कि 1 2 3 4 है, तो ये आप तो भी बर्दाश्त कर लोगी कि हाँ ठीक है ऐसा देखे एक आधी बार। और ये तो आप लिखते ही हो, ये तो सभी लोग लिखते हैं 1 2 3 4 मैट्रिक्स, बस ऑल आर सेम। लेकिन डिटर्मिनेंट जब हम लिखते हैं आपके पास, तो ये डिटर्मिनेंट 1 2 3 4, इधर डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट, ये ऐसा डेल्टा भी लिख लेते हैं, ये ऐसा डिटर्मिनेंट। अगर ये ए मैट्रिक्स है आपके पास तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा लिख दिया हम लोग, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
अगर सपोज ये ए मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट का स्टाइल है, द डिटर्मिनेंट स्टाइल इज द मैट्रिक्स स्टाइल। मैट्रिक्स स्टाइल में भी आप जानते हो कि नॉर्मली हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही यूज करते हैं। तो दिस द रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी बेसिक, इसमें सबको पता है, ठीक है, ठीक, इसमें सबको पता है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स होता है, नंबर के अरेंजमेंट होते हैं। मैट्रिक्स में कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर, नॉन स्क्वायर, रो, कॉलम, कुछ भी, लेकिन डिटर्मिनेंट का ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये थर्ड वाला पॉइंट पे बड़ा अच्छे से बात करेंगे अपन, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, बड़े अच्छे से बात करेंगे। और फोर्थ तो रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, इज वेरी सिंपल, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि डिटर्मिनेंट आप हो सकता है पहले से जानते ना हो, मेरे को पता है कि डिटर्मिनेंट आप सुने हो, देखे हो, लिखे हो, किए हो, ये पता है मेरे को, बट फिर भी अब मैं स्टार्ट तो वैसे ही करूंगा यार, 2-4 मिनट की बातें है तो ठीक है, 2-4 मिनट की बातें, बट फिर भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलते जाता है। दिस द मैट्रिक्स है ना, ऐसा आप देखे नहीं हो पहला वाला रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपको पता होगा। स्टोरी जब मैं चालू किया था, पहली क्लास सभी लोग अटेंड किए थे, क्या लिखवाया था मैं, डिटर्मिनेंट क्या करता है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन नोट किए थे आप, डिटर्मिनेंट क्या करता है करके। मैं बोला भी था डिटर्मिनेंट वर्ड कहां से आया, मैं बोला था डिटर्मिनेंट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट क्या करता है, डिटरमाइन करता है क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके लिए डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आया था। कैसे, पहली क्लास की पूरी स्टोरी अगर पहली क्लास आप देखे होंगे तो इसमें फिर भी लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी आपके पास, विच इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द इनवर्स, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, या व्हेन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रूव भी किया। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और समटाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा आपके पास हम लिख सकते हैं। तो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा आपके पास, एक वैल्यू होता है आपके पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये तो मैं जो बोला वो आपको याद होगा, जो मैं बोला वो आपको याद होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स जब हम बात करते तो बड़ा आसान लगता है कि डिटर्मिनेंट में क्या रखा है, लेकिन जब मैं बात करूंगा तो रखा रहेगा, जब मैं बात करूंगा तो फिर डिटर्मिनेंट भी मजेदार होगा। आज तक सब कुछ मजेदार हुआ है जब से मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट भी मजेदार होगा। तो ठीक है, एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है आपके पास। हम इनवर्स निकालने के लिए भी निकालते हैं, इनवर्स क्या करेंगे देखेंगे, अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो पढ़े नहीं है बट फिर भी। और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम के सॉल्यूशन के लिए यूज करती है, बात तो पता ही है, ये बात तो पता ही है कि डिटर्मिनेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो इसलिए आया कि ये डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही के लिए कंसेप्ट आया था ये। ओके, एक्चुअली पूरे मैट्रिक्स का कंसेप्ट ही उसलिए आया था कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके और बहुत सारी बातें कर सके, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपके पास इतना तो हमको लिखना चाहिए, इतना तो हमको लिख लेना चाहिए कि ठीक है डिटर्मिनेंट है सर। अब ये आपके पास नोट करना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास, एक मैट्रिक्स में नॉर्मली हम लिखते हैं। मैं अगर डिटर्मिनेंट में बोल दूं कि सर ये 1 क्रॉस 1 है तो थोड़ा अच्छा लगता है कई बार लोगों को, लेकिन कोई इशू नहीं है। ऐसा लिख दोगे तो 2 रो और 2 कॉलम है, ये 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो क्या ऐसा इशू है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 ऑर्डर है सर, 1 ऑर्डर। पहला वाला जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 है, दूसरे वाले का ऑर्डर डिटर्मिनेंट 2 है, ये इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3, तो ऑर्डर 3 आपके पास। ये 10 क्रॉस n होता है आपके पास ये। तो डिटर्मिनेंट और उसका ऑर्डर, जब आप बोलते हो ना कि एक मैट्रिक्स के अंदर, सपोज करो ये इस टेबल को नोट करेंगे और बात भी करते जाऊंगा मैं, इस टेबल को नोट भी करेंगे और बात भी करते जाऊंगा। सपोज करो कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है 1 क्रॉस 1, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, 10 10, यस सर 10 है, मैट्रिक्स है सर। इसका डिटर्मिनेंट लिखना है सर, ये डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये एक ही एलिमेंट्स, एक सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वही होता है जो नंबर, नंबर इटसेल्फ, एक ही तो नंबर है तो वही नंबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर कि एक मैट्रिक्स है सर, उसके अंदर वैल्यू जो है वो -2 है, एक ही वैल्यू है, तो 1 क्रॉस 1 है, एक ही एलिमेंट है, 1 रो 1 कॉलम, इसका मैट्रिक्स ही हुआ 1 रो 1 कॉलम। सर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास अगर मैं फाइंड आउट करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 कितना होगा, तो -2 इज नॉट 2। तो ऐसा ना हो कि इसको आप मॉड समझ ले, ये जो डिटर्मिनेंट है इज नॉट मॉड, इज नॉट मॉड, ठीक है आपके पास नॉट मॉड, MOD भी बोल सकते हो, इज नॉट मॉड।
मॉड में हर वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती थी, याद है ना, मॉड x इक्वल टू ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, इज नॉट मॉड। डिटर्मिनेंट -2 का डिटर्मिनेंट -2 होगा, इज नॉट 2। क्लियर है आपको भाई? तो एक सिंगल वैल्यू का डिटर्मिनेंट तो उतना ही होता है सर, हाँ सिंगल वैल्यू होता है, एक सिंगल वैल्यू का डिटर्मिनेंट सिंगल वैल्यू होता है, एक सिंगल वैल्यू का डिटर्मिनेंट सिंगल वैल्यू होता है, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। हम इस जगह पे थे, एक आपके पास था और ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, इसलिए a11 एक एलिमेंट है आपके पास, तो a11 का डिटर्मिनेंट जो है वो a11 ही हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट a11 कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर a11 का डिटर्मिनेंट तो मैं लिख ही लेता हूँ, इस सेम नंबर होता है, a11 होगा, जो भी नंबर इसके अंदर वही आ जाएगा, द सिंगल वैल्यू। लेकिन जब मैं 2 क्रॉस 2 की बात करता हूँ, तो 2 क्रॉस 2 तो मैं पहली क्लास में बात किया था, अगर आपको स्टोरी क्लियर होगी तो। जब मैं 2 क्रॉस 2 की बात करता हूँ तो स्टोरी आपको याद होगी, तो 1 क्रॉस 1 में तो कोई इशू ही नहीं है यार, एक सिंगल एलिमेंट से कोई इशू नहीं है, सिंपल वही है, ये लिखा भी मैं, ये दिस वन। हाँ, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि -2 का डिटर्मिनेंट, अगर -2 एक सिंगल एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट -2 होगा, इज नॉट 2, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे मॉड और डिटर्मिनेंट में, ठीक है सर। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक मैट्रिक्स ए है, ये इज द 2 क्रॉस 2 इज द aij 2 क्रॉस 2, ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, A11 A12 A21 और A22, ये 2 क्रॉस 2 है, ये एक मैट्रिक्स है। अब मेरे को अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, अगर इसको मेरे को डिटर्मिनेंट लिखना है कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, या इस पूरे मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो और ये दो लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में इसको पुट कर दो, 11 12 21 22। जब आप डिटर्मिनेंट की बात करते हो किसी भी 2 क्रॉस 2 में, तो ये आपको क्लियर है कि सर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, दिस वन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या है आपके पास, ये प्रिंसिपल पी डायगोनल एलिमेंट्स या मेन डायगोनल एलिमेंट इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मैं बोल दूं कि ठीक है सर, इसको आप लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट किसका, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का, अच्छा माइनस, अगर मैं बोल दूं कि देखो आपके पास यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपके पास दिखेगा, अगर मैं बोल दूं कि क्या है, इज द ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है इज द माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो प्रोडक्ट कितना है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का, सर a11 a22 a22 मिडिल में माइनस, और a12 और a21 a12 एंड a21, ये डिटर्मिनेंट हो गया सर। कभी कभी हम ऐसे डिटर्मिनेंट ऐसा भी बना देते, ट्रायंगल साइज, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस पैरेलल वायर लाइन के क्रॉस में। तो 2 क्रॉस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट क्लियर रहना चाहिए। ये कहां से आता था सर, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ये बता चुका पहली क्लास की स्टोरी में, अगर कोई पहली क्लास अटेंड किया होगा तो उसको पता होगा, ये भी पता है, हो सकता है डिटर्मिनेंट पढ़ने वालों को पता भी ना होता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं तो पहली क्लास में ये भी बता चुका हूं, यही से स्टार्ट किया था मैं पढ़ाना, अगर किसी को याद है तो मैं यही से पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, ओके। अब इतना आपके पास क्लियर, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये, और ये आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ओडी दैट मींस द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 2 क्रॉस 2 में जब हम बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स आपके पास अगर है, एग्जांपल ये कि एक मैट्रिक्स है द 1 2 3 4, कोई बोले कि इसका डिटर्मिनेंट चाहिए करके कि सर मेरे को डिटर्मिनेंट ए निकालना है, तो ठीक है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना, द 1 2 3 4 आ गया आपके पास, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 1 इंटू 4 4 है, 2 इंटू 3 6 है, आंसर विल बी -2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यस सर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक आपके पास मैट्रिक्स है ऐसा आपके पास, ये इज द 1 -2 3 एंड 4, ये, और मेरे को फाइंड आउट करना है ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बिल्कुल निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 1 -2, जैसे मैं इस एरो के अंदर लिखता हूं, मतलब इस लाइन के अंदर लिखता हूं, तो डिटर्मिनेंट तो 1 इंटू 4 हुआ, मिडिल में एक माइनस हुआ, फिर ब्रैकेट
और ऑफ डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 3 इंटू माइनस 2, तो 1 इंटू 4 4 था और माइनस था, और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 था, तो 4 प्लस 6 हो गया और एक्चुअली 10 आंसर आ गया। तो मिडिल का माइनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मिडिल का माइनस क्या है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10, उसका डिटर्मिनेंट माइनस 2 था। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सर कुछ भी हो सकती है सर, हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। जब मैं बात करता हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, नो इशू। ठीक है, ये देखो इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट के बारे में बातें है कि ये था आपके पास और ये का डिटर्मिनेंट इतना था और ये सब फाइंड आउट कर लिया। जब मैं 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा था, देखो आपके पास पूरा टर्म भी लिखा कि a11 a22 माइनस a12 a21, इतना लिखा, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 में किसी को इशू नहीं सर, 2 क्रॉस 2 में किसी को इशू नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का फिर माइनस के साथ। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सभी को आता है सर, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैं 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में पहुंचता हूं, तो 3 क्रॉस 3 में मैं बताया भी था कि हम क्यों मैट्रिक्स में जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस जैसे जैसे बढ़ते जाती है, उसका जब नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ते जाते तब हमको मैट्रिक्स की एक्चुअल नीड पड़ती जाती है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बहुत ही टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए हमारी स्टोरी में था कि हम क्यों मैट्रिक्स पढ़ते लीनियर अलजेब्रा का, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते तो 9th और 10 में तो नहीं पढ़ते थे मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा नहीं थे। 9th और 10 में नहीं पढ़ते थे ना मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन तो वहां पे भी होता था, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा नहीं थे। जब नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ गए तो फिर मैट्रिक्स का रोल प्रॉपर आ गया। तो ठीक है, अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं, तो जब नंबर ऑफ इक्वेशन जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ना चालू होते, साइमल्टेनियस इक्वेशन बढ़ना चालू होते, तो 3 क्रॉस 3 का अगर मैं बात करूं, 3 क्रॉस 3 में हम कैसे लिखते हैं पता आपके पास? 3 क्रॉस 3 में हम ऐसे लिखते हैं, सपोज करो ये आपके पास 3 क्रॉस 3 है, ये देखो आपके पास 3 क्रॉस 3 है, एक मैट्रिक्स है, और मेरे को इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। पता है इसके अंदर में एलिमेंट्स कितने हैं? 9 एलिमेंट्स है सर, इसके अंदर में एलिमेंट जो है 9 एलिमेंट्स, ठीक है। इस 9 एलिमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पोजीशंस होती है, ये जो 4 पोजीशन है 1 2 2 1 3 2 और 2 3, ये ऑड पोजीशन है। देखो 1 2 मतलब 1 + 2 करोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन है, इधर और इधर मिला के, तो ये ऑड नंबर है। 2 1 भी ऑड नंबर है, 3 2 भी। इस 9 में से टोटल ऑड नंबर कितने पता है? टोटल ऑड नंबर इस 9 पोजीशन में से, टोटल ऑड नंबर, टोटल ऑड पोजीशन भी लिख सकते हो, टोटल ऑड पोजीशन 4 है, और टोटल इवन पोजीशन 5, टोटल इवन पोजीशन 5, ओके, हाँ, टोटल इवन पोजीशन 5। जब मैं बोलता हूं कि मेरे को जब सॉल्व करना है, इसलिए बताया क्योंकि जब हम इसको एक्सपांड करते हैं, जैसे मैं फर्स्ट रो के क्रॉस में एक्सपांड करूंगा, फर्स्ट रो में कि मेरे को a11 के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो a11 के लिए क्या होगा। जब मैं a11 के लिए बोलता हूं तो a11 के लिए जब मैं लिखना चालू किया, फिर a12 के लिए लिखूंगा, a13 के लिए लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं एक मैट्रिक्स की बात करूं कि यार देखो आपके पास है, मैं एग्जाम्पल बार इसलिए ले रहा हूँ, ये मानते हुए ले रहा हूँ कि ठीक है आपको मैट्रिक्स में आता होगा नहीं आता होगा, मेरा काम है पूरी बात करना। a11 a12 a13 a21 a22, फिर मैं थोड़ा सा ले जाता हूँ ना, थोड़ा सा फिर आगे बढ़ता हूँ तो थोड़े कंसेप्ट को अच्छे से ले जाता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम ऐसी बात कर रहे हैं, मैं बोला कि एक तो 4 पोजीशन जो है वो ऑड पोजीशन है। जब हम a11 में रहते हैं, तो a11 जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कैंसल और ये कैंसल, तो इसका मतलब हुआ कि मैं जब a11 के लिए कैलकुलेट करूंगा, a11 के लिए, तो ये 2 क्रॉस 2 का आपके पास एक डिटर्मिनेंट बनता है, 2 क्रॉस 2 का मतलब a22 a23 a32 और a33, ये 2 क्रॉस 2 का a11 के साथ, वो रोज कैंसिल, वो ये कॉलम कैंसिल, जिस जगह पे रहो उसको कैंसिल आउट करो ये। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिमिलरली आप जिस भी जगह पे होंगे ना, जिस भी जगह पे होंगे वो वाली चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं a11 की बात कर रहा हूं तो ये पॉसिबिलिटी है, ये कैंसिल। मैं आपके लिए इसके बाजू में एक और लिखता हूं, a11 a12 a13 a21 a22 a23। तो हम पहली क्लास से ही हम अपनी स्टाइल फिक्स कर लिए कि हमारे माइंड में क्या चीजें फिक्स रहना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि a12 को लिखना है तो a12 अलग बात है कि ऑड पोजीशन है,
जब आप A12 पे रहोगे तो ये कैंसिल, रो पूरा कैंसिल और ये पूरा कॉलम कैंसिल, तो बचेगा क्या पता आपके पास, जब A12 लिखना चालू करोगे तो पता है A12 के सामने माइनस क्यों लगा रहे हो, ऑड पोजीशन, इसके साथ में क्या बचेगा, देखो डिटर्मिनेंट क्या बचा, वो कैंसिल A21 सर, हाँ, फिर A23 बिल्कुल सही, A31 और A33, ओके ये बचेगा, ठीक है। फिर आप A13 पे लिखना चालू कर रहे हैं कि A13 पे लिखना चालू कर रहे हैं। जब मैं A13 पे जाऊंगा, तो A13 में मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं लिख दूं कि सर एक मैट्रिक्स है, यहां पे एक और छोटा सा लिख देता हूं, A11 A12 A13, हाँ, A21 साइज थोड़ा छोटा कर दिया, A23 A31 A32 और A33, ये थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस जगह पे हूं, किस जगह पे, इस जगह पे A13 वाली जगह पे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, पता आपके पास क्या बचा सर, A13 के साथ बचा सर A21 A22 और फिर क्या बचा A31 और A32। देखने में बड़ा भारी सा लगता है लेकिन कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। तो जिस भी जगह पे आप हो उस जगह पे आपके पास उसका रो और कॉलम कैंसिल आउट कर दो और जो बचा है 2 क्रॉस 2 का ये लिखना चालू करो, क्योंकि जैसे जो 3 क्रॉस 3 अगर ये अगर नहीं होता तो 3 क्रॉस 3 के साइमल्टेनियस को इक्वेशन सॉल्व करना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना चालू होता है। 3 क्रॉस 3 का इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड होना चालू होता है। तो ये बहुत सारे तरीके निकाले गए मैट्रिक्स के, फिर मैट्रिक्स के स्टाइल में डिटर्मिनेंट और बहुत सारी बातें, ये लिखा हुआ आपके पास। अब देखो ध्यान से क्या है कि मैं पहले रो को सिलेक्ट किया और ऐसे कॉम्बिनेशन बनाया, पहले रो को सिलेक्ट किया, वापस जाता हूं दिखाने के लिए। जब मैं पहले रो को सिलेक्ट कर रहा हूं तो आपको दिखेगा कि पहले रो में आपके पास ये है। अब इसके अंदर कितने टर्म्स आ जाएंगे, A22 A33, ये 2 टर्म्स आ जाएंगे, A11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अंदर भी 2 टर्म्स आ जाएंगे। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो यहां पे 2 टर्म्स आ जाएंगे, यस सर, A22 A33 माइनस A32 A23 और A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयर आर टोटल 2 टर्म्स। यहां पे भी 2 टर्म्स आ जाएंगे, बिल्कुल सर, यहां पे भी 2 टर्म्स आ जाएंगे, बिल्कुल, ये पहला वाला हुआ। अच्छा, मैं पहले रो के रिस्पेक्ट में ये एक्सपांड किया हूं, क्या सर मैं सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकता हूं? आप किसी भी रिस्पेक्ट में आप एक्सपांड कर सकते हो, किसी भी रिस्पेक्ट में आप एक्सपांड कर सकते हो। ये मतलब मैं A21 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकता हूं, बिल्कुल, फिर A22 A23 के रिस्पेक्ट में भी मतलब ये सेकंड रो के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर लिया। जब मैं A21 लूंगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बचेगा, A22 लूंगा तो ये कैंसिल ये बचेगा, पूरा लिखा हुआ है। तो ये आपके पास फर्स्ट आपके पास ये वे है, ये सेकंड वे है कि मैं सेकंड रो के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। ये एक्चुअली R1 के रो में लिखा गया है, या R2 को रो को सिलेक्ट करता हुआ लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास थर्ड वे है, ये R3 के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। अब मैं कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मतलब मैं पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता हूं, इसका मतलब है मैं C1 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकता हूं, मैं C2 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकता हूं, मैं C3 के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड कर सकता हूं। देखो आपके पास टोटल, आपके पास किसी भी जगह से आप एक्सपांड कर सकते हो और सबसे आंसर सेम आएगा। मतलब मेरे पास टोटल हो गया 6 वेज हो गए कि मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करूं, आंसर वही आएगा, सेकंड रो के अकॉर्डिंग करूं, आंसर वही आएगा, थर्ड रो के अकॉर्डिंग करूं, आंसर वही आएगा, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करूं, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करूं, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग करूं, उतना ही आएगा, ठीक है। अब आपके पास आप किसी के भी थ्रू करो, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जब आप एक्सपांशन कर रहे हो, कोई भी रो है, कोई भी कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2, इसमें 2 4 6, टोटल 6 टर्म्स, सब में ऐसे ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके लिए बताता हूं, ठीक है, वापस जाता हूं, देखिएगा, अगर मैं किसी को बोल दूं क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मैं अगर बोल दूं नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये कितने टर्म्स होंगे आपके पास? अगर मैं एक मैट्रिक्स बोल दूं 1 क्रॉस 1 का, ये पता आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 ही होते हैं, ठीक है सर। अगर मैं बोल दूं कि 2 क्रॉस 2 का,
2 क्रॉस 2 का नंबर ऑफ टर्म्स 4 नहीं थे, 2 क्रॉस 2 में 2 ही थे, एक प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से बनता था और एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट से बनता था, 2 ही थे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही टर्म्स है 2 क्रॉस 2 में, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये तो 2 था आपके पास। अगर मैं बोलूं कि 3 क्रॉस 3 में कितना था, 3 क्रॉस 3 में कितना था, ये 3 क्रॉस 3 में नंबर ऑफ टर्म्स 6 थे, 2 + 2 + 2 6 थे। इसका मतलब पता आपके पास क्या कि सर ए 4 क्रॉस 4 में कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन कितना होगा, 4 क्रॉस 4 में कितना होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 क्रॉस 4 में कितना होगा, फोर क्रॉस 4 में कितना होगा बताओ, 4 क्रॉस 4 में कितना होगा, फोर क्रॉस 4 में कितना होगा, ये देखो आपके पास एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप, 4 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 11 12 13 14, ये 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44, 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। कितने वेस है इसको एक्सपांड करने के, 4 रो है सर और 4 कॉलम, टोटल वेस कितने हैं इसको, टोटल वेस अगर मेरे को डिटरमिनेंट लिखना है तो टोटल वेस कितने, टोटल वेस कितने पता आपके पास, 4 रोस और 4 कॉलम 8, 4 + 4 4 रोस और 4 कॉलम्स, कैसे भी आप एक्सपांड कर सकते हैं। ये 8 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं बोलूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मैं A11 लिखूंगा उसके साथ ये पूरा का पूरा आ जाएगा, A11 के साथ 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आ जाएगा, फिर A12 लिखूंगा उसके साथ 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो सोचो A11 के साथ एक टर्म्स आएगा आपके पास, ये डेल्टा 3 क्रॉस 3, ये जब मैं डिटरमिनेंट लिखूंगा A का डिटरमिनेंट। सिमिलरली आपके पास पता है A12 आउट पोजीशन है तो माइनस A12 आएगा, फिर ये कैंसिल और फिर 3 क्रॉस 3 का आ जाएगा डिटरमिनेंट, हर बार अलग अलग डिटरमिनेंट आएगा। ये डिटरमिनेंट 1 लिख देता हूं, इसको डिटरमिनेंट 2 लिख देता हूं, स्क्वायर दिखेगा नहीं तो डिटरमिनेंट लिखूंगा चलेगा ना, हाँ ये आ जाएगा। फिर A13 इवन पोजीशन है तो A13 के साथ भी एक डिटरमिनेंट आएगा, हर डिटरमिनेंट अलग अलग होंगे ना, ये कैंसिल करोगे तो A13 के साथ कितना आ जाएगा आपके पास, एक डिटरमिनेंट आ जाएगा 3 क्रॉस 3 का, और ये इवन पोजीशन है। A14 क्या आएगा, A14 एक ऑड पोजीशन है। कैसे पता करते हो सर ऑड और इवन, अरे यार 1 और 1 कितना होता है सर 11 सर, 1 + 1 ये इवन है, कैसे सर 1 + 1 2 होता है सर, इसलिए आप इसको इवन बोल रहे हैं, अच्छा ओके। और ये 1 + 2 कितना होता है सर, 1 + 2 कितना होता है सर, 1 + 2 ना सर 3 होता है सर, इसको ऑड बोल रहे हैं सर, तो ऑड पोजीशन में नेगेटिव लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे 1 + 3 इवन, 1 + 4 ऑड, ये डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 3 क्रॉस 3 का। ये पता आपके पास क्या हो रहा है, यहां पे कितने थे, एक 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते पता है, 2 4 6, 2 4 6, एक 2 क्रॉस 2 में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, लेकिन 2 2 करके 3 आएंगे, कोई भी किसी को भी एक्सपांड करो तो 6 थे। जब 6 आपके पास एक में है तो पहला वाले में आपके पास 6 टर्म्स आ गए, दूसरे में 6 टर्म्स आ गए, तीसरे में 6 टर्म्स आ गए, चौथे में 6 टर्म्स आ गए। पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन कितने हो गए सर, 24 सर, हाँ ये बात हुई 24 नंबर ऑफ टर्म्स। कितने तरीके से लिख सकते हैं डिफरेंट थिंग,
सर कितने तरीके से लिखते हैं? 8 तरीके से। R1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर सकते हो, R2 के अकॉर्डिंग, R3 के अकॉर्डिंग, R4 के अकॉर्डिंग, सर C1 के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग, C3 के अकॉर्डिंग, C4 के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वेज 8 है इसको लिखने के, लेकिन कितने टर्म्स होंगे इन द एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट इज द 24। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेहतरीन मतलब है कि एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का, एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का, और जब आप बोलते हो कि इसका डिटरमिनेंट लिखना है आपको, ये डिटरमिनेंट n क्रॉस n का, तो नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट द n फैक्टोरियल। इसलिए जब 1 क्रॉस 1 का था, जब 1 क्रॉस 1 का आपके पास डिटरमिनेंट की हम बात कर रहे थे कि सर ये तो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट है सर, तो 1 क्रॉस 1 का 1 फैक्टोरियल था, इसलिए आंसर 1 था। जब आप बोल रहे थे कि डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 2 फैक्टोरियल था। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1, दैट मीन नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। जब आप बोल रहे थे कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट जब था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब सभी को पता होगा 3 into 2 into 1, दैट मीन्स कितना, 6। सो जब हम बोल रहे थे कि 4 क्रॉस 4 का जो डिटरमिनेंट है उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो 4 फैक्टोरियल होंगे, दैट मीन्स 4 into 3 into 2 into 1 into 24। यस, इसका मतलब सर 5 क्रॉस 5 का अगर डिटरमिनेंट कल कोई बोल दे तो कितना होगा, 5 फैक्टोरियल। तो 5 into 4 into 3, 24 into 5 कितना हो गया, 120 नंबर ऑफ टर्म्स। किसी को डाउट? किसी को डाउट? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट n क्रॉस n 120। ओके, क्लियर। इसलिए हमको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एग्जाम वाले भी इस पर फोकस करते हैं। आपको सब दिखाऊंगा, कोई भी चीज मेरे पढ़ाने का पीछे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप फोड़ दे पेपर में, कोई कुछ भी पूछ ले, मैं से कोई चीज पढ़ने के बाद आपका कंफर्ट लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। मैं जिसको भी जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, एक स्टूडेंट एग्जाम में बिंदासी एंट्री मारता है, डर तो नहीं होता। मैं नेटवर्क पढ़ाता हूं, लोगों को नेटवर्क से डर नहीं होता। एग्जाम में कुछ ऐसा आ गया कि ना बने, वो एक अलग बात है, लेकिन डर नहीं होता। कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूं, लोग डरते नहीं है। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसमें लोग डरते नहीं है। अगर कोई मेरे से बहुत अच्छे से पूरा पढ़ा है और पूरा नोट किया है, तो मैथ्स में डर कभी होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी पूछ ले। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। n फैक्टोरियल का कांसेप्ट क्लियर। बट ये नहीं होना चाहिए कि कोई बोला कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इस डिटरमिनेंट को लिखने के, तो आप बोल रहे कि सर 24, सर 24 नहीं है भैया, 8 वे है, ओनली 8 वेज, 4 रोज 4 कॉलम। सर 3 क्रॉस 3 में नंबर ऑफ वेज कितने थे सर? नंबर ऑफ वेज कितने थे? 6, 3 रोज 3 कॉलम, और वो 6 वे लिखे भी थे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है, पांचवा तरीका है, छठवां तरीका। ये लिखे हुए थे आपके पास, तरीके लिखे थे, ये तरीके लिखे हुए थे। तो क्लियर रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है और आप क्या बोल रहे हो। सुनना और लिखना गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ओके, हाँ ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आपको क्लियर। अभी हम सोचेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। नहीं, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि ठीक है सर, अभी हमको क्लियर है सर। और ये जो ऑड और इवन बोलते हैं ना सर, ये भी क्लियर रहेगा सर। जो आप बोलते हैं ना सर कि ये जो 9 है सर 3 क्रॉस 3 में, इसमें से कितनी पोजीशन ऑड है? ये वाला, ये सर, ये ऑड पोजीशन है सर, ये ऑड पोजीशन है। क्यों ऑड बोलते हैं यार? इसमें जो नंबर है उसको ऐड करो, 21 को ऐड करो, 2 + 1 ऑड, 3 + 2 ऑड, 2 + 3 ऑड, 1 + 2 ऑड, और कोई सब इवन है, कुछ भी ऐड करो। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई ना? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जब हम ऐसी बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया हो कि डिटरमिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। आपको पता है आईआईटी में जितने लोग भी पढ़ाते हैं, 99% लोग पहले डिटरमिनेंट पढ़ाते फिर मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। उनके सिलेबस में भी पहले डिटरमिनेंट और फिर मैट्रिक्स लिखा रहता है। आईआईटी की जो बुक्स है उसमें भी लगभग 90% से ज्यादा बुक्स में डिटरमिनेंट पहले है और फिर मैट्रिक्स है। तो इसलिए बहुत सारे टीचर यूट्यूब में देखोगे डिटरमिनेंट पढ़ाते फिर मैट्रिक्स पढ़ाते।
बट ठीक है, आप गेट वाले एस्पिरेंट थे और मेरे को लगता है कि डिटर्मिनेंट पहले पढ़ा के, मैट्रिक्स पहले पढ़ा के डिटर्मिनेंट पढ़ाना चाहिए। तो मैं ऑर्डरिंग बहुत सोच के लिया हूं कि किसके बाद मेरे को क्या बात करना है। तो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में अपन आए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जब हम आए हैं तो आपको लिखा हुआ है कि द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सर डिटर्मिनेंट, सर पहले प्रॉपर्टी नोट करना, बस आगे मत बढ़ना कि सर आप बोल रहे हो सर कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बस पहले लिखना भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सर डिटर्मिनेंट 1 होता है। बिल्कुल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट 1 होता है यार, बिल्कुल ये बात तो क्लियर। कैसे? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि एक I2 है, अगर I2 का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये डिटर्मिनेंट का साइन बना चुका हूं। I2 मतलब सर 1 0 0 1, डायगोनल में सिर्फ 1 होगा। डिटर्मिनेंट कितना होगा सर? 1 into 1 सर, माइनस 0 into 0, तो आंसर विल बी 1 सर। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं I3 के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1 होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होते हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ 1 होते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सोचो सिर्फ 1 को सॉल्व करूंगा, सिर्फ 1 को सॉल्व करूंगा तो 1 लिखूंगा, ध्यान देना 1, और फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 into 1 माइनस 0 into 0, 1 into 1 माइनस 0 into 0। फिर सेकेंड रो तो हमको इसलिए जरूरत नहीं है, ये 0 है तो फिर माइनस 0 होगा। फिर आगे पूरे टर्म्स आपके पास 0 है, इसको कैंसिल करोगे तो 0 into 1 माइनस 0 into 0, ये फिर प्लस 0, ये फिर ये कैंसिल, तो 0 into 0 माइनस 0 into 1। तो जब आपके सामने 0 आ जाता है तब तो कुछ कैलकुलेट कोई करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसको एक्सपांड करेगा तो 0 ही आने वाला है, तो सिर्फ पहला ही जो एक्सपांशन था उसका रिजल्ट आ गया और आंसर इज 1। इसका मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, चाहे 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 हो, ये हमको क्लियर हो चुका कि ये 2 क्रॉस 2 हो चाहे 3 क्रॉस 3 हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 1। यस सर, इज वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो दिख गया हमको। हाँ, इतना दिख रहा है आपको? यस सर। जब सर आप ये बात कर ही रहे हो, जब ये बात आप कर ही रहे हो, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ऐसा आप कर ही रहे हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब बात कर ही रहे हो तो क्यों ना अभी सेकंड प्रॉपर्टी नोट नहीं करेंगे। जब मैं बात करता हूं तो बात करना चालू रहता है मेरा। जब मैं एग्जाम्पल में बात कर ही रहा हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आप कर ही रहे हो सर, तो एक मैट्रिक्स है ये 1 0 0, हाँ 0 2 0, हाँ बिल्कुल 0 0 3, बिल्कुल ये क्या है पता है भी, हमको हम पढ़ के आ चुके हैं, डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3। सर अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता तो अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो 1 लिखते हैं 1, फिर ये कैंसिल होता। अगर आपको क्लियर है तो आपको ऐसा कट नहीं मारना है, ऐसा कट नहीं मारना है, सोच में कट मारना है, आपके थॉट प्रोसेस में कट मारना है कि 1 के साथ क्या एक्सपांड होता है। 1 के साथ सर 2 into 3 सर, ये वाला 4 माइनस 0 into 0। बाकी क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बाकी 0 0, आगे बढ़ाऊंगा भी तो 0 आ जाएगा। आंसर कितना आया सर? 1 into 2 into 3 सर, कितना आंसर आया? 6 आया सर। सर इसमें तो एक और इंटरेस्टिंग बात है सर कि अगर मैं बोलूं कि किसी डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 2 3 है, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि सर डायगोनल में सर उनके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट कर दो। हाँ मैं यही बोलने वाला था कि डायगोनल मैट्रिक्स में, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कल आप ये बोल दोगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है भाई, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 -1 और 1, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सर डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 into -1 into 1, दैट मीन्स द -1 होगा। हाँ सर, इसका मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और 2 एलिमेंट है सर 1 और 4, मतलब 2 क्रॉस 2 है, 2 एलिमेंट मतलब 2 क्रॉस 2। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? सिंपल यार, 1 into 4, दैट मीन्स द 4। मतलब डायगोनल का एलिमेंट्स आप बोल दो कि सर आपके पास है 2 3 और 4 है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 2 into 3 into 4 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है और अगर मैं बोल दूं कि 1 2 3 और 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जितना एलिमेंट होता है उतना ऑर्डर होता है। इसका मतलब इसका 3 क्रॉस 3 है, इसका 2 क्रॉस 2 है, इसका 3 क्रॉस 3, इसका 4 क्रॉस 4 है। इसका आंसर सर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट सर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट सर, तो 12 24, ये आपके पास 1 2 3 4, ये 24, ये आंसर सर। इसका मतलब सर डायगोनल एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसके डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। यस, ये तो क्लियर बात है। हाँ और क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं, किसी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना मैं एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ ऐसी कोई बुक नहीं लिखा है। मतलब किसी को ये बात थोड़ा सा ज्यादा इगोइस्टिक लग सकती है लेकिन सच है, किसी को बुक देखना है तो देख ले,
जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आप 50-100 बुक भी परचेस करोगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब मैं तो बहुत सारी बुक्स है और सब कुछ है, आपको नीड नहीं है, आप मेरी बात सुनो बस, आपको मेरी बात सुनना है बस, इतना क्लियर? यस सर, पहली प्रॉपर्टी थी, इसलिए फटाफट नोट नहीं करना है। हमारा काम नहीं है कि प्रॉपर्टी नोट करवा करवा के आपको बस प्रॉपर्टी नोट करा दूं कि नोट करते जाओ। नहीं नहीं नहीं, पहला नोट किया और बहुत सारी बातें की, पहला नोट किया और बहुत सारी बातें की। आपको क्लियर हुआ? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 था, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात भी कर डाले इस जगह पे कि सर डायगोनल मैट्रिक्स में तो सर आप बोल रहे हो कि सर डिटरमिनेंट जो होगा सर वो तो सर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। हाँ यही होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो सर फिर तो आप ये भी बात करना चाहोगे क्या? क्या बात करना चाहोगे सर? फिर तो आप ये भी बात कर सकते हो ना क्या कि सर देखिए एग्जाम्पल में अगर आप बोल दो कि एक आपके पास डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो, ये इसका डिटरमिनेंट मेरे को फाइंड आउट करना है, इसका डिटरमिनेंट, एक और मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है, ये अब देखो जरा ध्यान से, क्या है ये? सर ये तो देखा देखा लग रहा है, क्या देखा देखा लग रहा है? ये क्या लग रहा है आपके पास? सर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बिल्कुल ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बिल्कुल सर। क्या देखा लग रहा है? क्या देखा लग रहा है? सर ये ट्रायंगल बन रहा है, सर ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? लोअर सर, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सर, बिल्कुल सही। और ये ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? अपर सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सर। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के वो जीरो होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। इससे तो पता है सर, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये। अब सोचो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा सर? 1 1 सर, 2 इंटू 3, हाँ -6 इंटू 0 सर, और आगे आगे तो सब जीरो ही हो जाएंगे सर। तो कितना आंसर आ गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 सर, कितना हो गया? 6। हाँ, और यहां पे कितना आंसर आ जाएगा सर? देखो सर, आप सर अगर किसी भी इसमें मैं रो 1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, ये रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड किया, बाकी 2 जीरो थे। इसमें सर मैं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दे रहा हूं सर, क्योंकि इस कॉलम में सर 2 जीरो है, कॉलम में 2 जीरो है। मैं ए ले रहा हूं, अब सोचिएगा ए ले रहा हूं तो ये कैंसिल, बी इंटू सी, -0 इंटू जेड, बाकी सब जीरो है, बाकी सब जीरो सब जीरो आगे, ये बाकी 2 एलिमेंट जीरो है। आंसर कितना आ गया पता है? ए बी सी। कोई ये भी बोल सकता है कि सर मैं अगर सर ए एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एक्सपांड करता तो हाँ भैया, मैं तो कोई किसी को रोक नहीं रहा है कि सर मैं तो सर यही करूंगा सर, ए के अकॉर्डिंग किया सर, ये कैंसिल, बी इंटू सी, बी सी -0 इंटू जेड सर जीरो। अब सर मैं बी एक्स के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं, लिखो भाई -x। सर -x क्यों? अरे ये ऑड पोजीशन है, -x के अकॉर्डिंग ये कैंसिल, अब बताओ क्या होगा? 0 इंटू सी सर, अच्छा हाँ, फिर -0 इंटू जेड, आंसर जीरो ही है, जो सी एक्स के साथ है जीरो ही है। सर वाई के साथ भी करना चाहता हूं, ये लो वाई के साथ करो, ये लो, ये कैंसिल, 0 इंटू 0 इंटू 0 -0 इंटू बी। एक बात को ध्यान रखिएगा, कितना भी आप कुछ कर लो आंसर चेंज नहीं होता है, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग करो। जब आप पहले रो के अकॉर्डिंग कर रहे थे, पूरा रो के अकॉर्डिंग है, आंसर विल बी एबीसी। पहले कॉलम के अकॉर्डिंग किया, ये कॉलम के अकॉर्डिंग है, तो एक ही और बाकी 2 की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाकी 2 के जीरो है। इसलिए हम ना डिटरमिनेंट निकालते समय वहां जाते जहां ज्यादा जीरो है। जैसे कि यहां पे प्रेफरेबल है कि यार आप R1 को फॉलो करो, क्योंकि 2 जीरो है तो सॉल्व सिर्फ एक ही करना पड़ेगा। यहां पे C1 को फॉलो करो, क्योंकि एक ही आपके पास नॉन जीरो है, तो इसी को फॉलो करो। सर मैं उसको फॉलो करूं सर जिसमें जीरो नहीं है, जिसमें जीरो ही नहीं और ज्यादा टर्म, कुछ भी कर लो आंसर चेंज नहीं होता है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है, मजा आ रहा है आपको लिखने में, तो भी आंसर चेंज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी करो। इसका मतलब तो सर ये हो गया कि सर अगर एक मैट्रिक्स एलटीएम है या एक मैट्रिक्स यूटीएम है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अच्छा, तो ये तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, हाँ वो यूटीएम है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ, या कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ऐसा लिख लेता हूं ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा कर लेता हूं,
ये डिटर्मिनेंट क्या होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। वो लिखने के लिए बराबर लिख दिया, बराबर एलिमेंट बराबर होंगे तब दोनों बराबर होंगे, तो एलिमेंट अलग अलग होंगे तो यूटीएम और एलटीएम अलग अलग होगा। लेकिन दोनों के केस में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ही एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर लिख दिया, ट्रायंगुलर, इधर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, टीएम लिख देता हूं यार मैं, तो फिर अपर हो चाहे लोअर है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो बस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, डिटरमिनेंट की ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बहुत सारी बातें करने वाला हूं, आप जितना इमेजिन नहीं किए होंगे उससे ज्यादा मैं बात करने वाला हूं, और फिर मैं क्वेश्चन में कनेक्ट करूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि हम बहुत हीरो है करके, फिर आपको लगेगा कि अपन ऐसे हैंडल कर लेंगे, चाहे आईआईटी वाला कुछ भी पूछे। उसके लिए पहले मेरे को आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको फील होगा कि यस वी कैन हैंडल एनीथिंग, ठीक है। लेकिन उसके लिए सुनना पड़ेगा मेरी पूरी बातों, ठीक है सर? तो क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर? ओके, चलो हम बात कर रहे थे, कोई इशू नहीं सर? ये तो क्लियर हो गया सर कि किसी भी रो किसी भी कॉलम को सर आप एक्सपांड करो सर, आंसर डिटरमिनेंट का एक ही आता है। हाँ, 2 सेकंड लेना चाहिए कि अगर जिसमें ज्यादा जीरो हो, जिसमें ज्यादा जीरो टर्म्स है, उसको सॉल्व करने में आसान इसलिए होता है, जैसे पहले रो को सॉल्व किया तो सिर्फ एक ही को सॉल्व करना था, 1 को। इसमें पहले कॉलम को लिया तो सिर्फ एक को ही सॉल्व करना था, ऑलरेडी 2 जीरो थे नीचे, ठीक। ओके, धीरे धीरे फास्ट होती जाएगी चीजें। पहली प्रॉपर्टी चल रहा था भाई अपना। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। क्या दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखा? इफ द मैट्रिक्स एटी इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए। इसका मतलब है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है सर? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब है रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होता? नहीं, नो चेंज एक्चुअली। इसका मतलब है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होता है। इट्स वेरी गुड प्रॉपर्टी, इट्स वेरी गुड प्रॉपर्टी। जबकि मैट्रिक्स में ट्रांसपोज और ए तभी सेम हो सकते जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। दुनिया का हर मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकता। क्यों सेम होगा यार? दुनिया का हर मैट्रिक्स थोड़ी सेम होता है कि ए ट्रांसपोज किए तो ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो गए, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट की बात करें तब तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि तो हमेशा सेम होता है। और हमको ये भी पता है, क्या पता है? हमको ये भी पता है कि हम डिटरमिनेंट में सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात तो हमको पता है। यस सर, ये बात तो हमको पता है। ओके, तो अब मैं बोल रहा हूं कि देखो यार, अभी हम एग्जांपल जब देख रहे थे, क्या एग्जांपल? कि सर एक मैट्रिक्स ए है, हाँ सर 1 2 3 4 है, बिल्कुल। एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 है, बिल्कुल। इसका ट्रांसपोज सर, अच्छा इसका ट्रांसपोज रोज और कॉलम इंटरचेंज कर लो यार। 1 2 पहला कॉलम बन गया और 3 4 सेकंड कॉलम बन गया, हो गया चेंज। एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स था, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो ट्रांसपोज निकल गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। सर इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? अच्छा ए का डिटरमिनेंट ये लगा दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 × 4 माइनस 2 × 3, 4 - 6 और -2 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका कितना आ रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को रखो डिटरमिनेंट के अंदर में। सर अगेन सर 1 × 4 सर, -2 × 3 सर, -2 आ रहा है। इसका तो मतलब ये हुआ सर कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम ही होता है। हाँ, यही तो हम भी बोल रहे हैं, यही तो हम भी बोल रहे हैं कि ऐसा होता ही है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने से कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। रोज और कॉलम को चेंज कर लो, कुछ भी नहीं होता है, कोई इशू ही नहीं है। देखो ध्यान से। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का और मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट में जाते हैं तो डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। -2 विल बी आंसर दोनों केस में। सर 3 × 3 में भी ऐसे होगा? हाँ 3 × 3 में भी ऐसे होगा, क्यों नहीं होगा? 3 × 3 में भी ऐसे होगा। अगर मैं बोल दूं कि 3 × 3 एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स ए है, ये 1 2 3, ये 2 0 1 -1 1 0 ऐसा करके ले लेते ना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी मैट्रिक्स ले लिया अपन, ए मैट्रिक्स ले लिए सर, ठीक है।
सर अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर एक्सपांड करूं तो मेरे को तो पता है कि ऑड पोजीशन होती है। अच्छा, ये ऑड पोजीशन वाला मैं बार बार इसलिए करते जाता हूं कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, फिर धीरे धीरे आपके माइंड में नंबर बैठ जाए कि आप एक्सपांड करने वाले हो। जैसे मैं 1 को एक्सपांड कर रहा हूँ, ये 1 लिखा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइंड में होना चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 इंटू 0, हाँ, -1 इंटू 1, पूरा लिख भी इसलिए रहा हूं कि आपके माइंड में रहे कि 0 इंटू 0 इंटू 1 इंटू, अब माइनस, जब मैं 2 पे जाऊंगा तो -2 लिख दूंगा, -2, वाई -2 बिकॉज ऑड पोजीशन है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 इंटू 0, यस सर, 2 इंटू 0 सर, बिल्कुल 2 इंटू 0, फिर -1 इंटू 1, और पहले से माइनस था तो इसलिए +1 इंटू 1, प्लस कैसे हुआ, क्योंकि माइनस था उसमें, और फिर 3 के साथ 3 सर, ये कैंसिल, ये कैंसिल सर, 2 इंटू 1, यस 2 इंटू 1, माइनस प्लस सर 1 इंटू 0, बिल्कुल। कितना आंसर आया पहले वाले का? पहले वाले का सर -1 आया। दूसरे वाले का कितना आंसर आ रहा है सर? 1 से -2 आ रहा है सर, ठीक है। इसका कितना आ रहा है? 3, और 3 2 इंटू 3 6 आ रहा है सर। कितना आंसर हो गया सर? 6 आ गया, 3 आंसर आ रहा है सर, ये 3 आंसर आ रहा है, 3 आंसर, तो 3 आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट का चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट 3 आ रहा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट 3 आ रहा है तो सर मैं ए ट्रांसपोज कर लेता हूं। ए ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज करूंगा तो रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, बिल्कुल सही, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो 2 0 1, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, बिल्कुल सर। ये अब मैं इसको अगर एक्सपांड कर दूं कि सर अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज को एक्सपांड कर दे रहा हूं, ए ट्रांसपोज को एक्सपांड कर दे रहा हूं कि सर लिखते हैं सर अपन ए ट्रांसपोज को, तो सर 1 ले लेता हूं मैं, हाँ 1 ले लो, किसी भी रोज के साथ जा सकते हो, याद रखना आप। मैं 1 के साथ एक्सपांड कर रहा हूं तो 1 के साथ कितना हो गया? 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, -1 इंटू 1, ठीक है। फिर मैं 2 के साथ कर रहा हूं तो -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल किया तो कितना हो गया? 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, -3 इंटू 1, ओके। और फिर 1 के -1 के साथ किया तो -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 इंटू 1 और -3 इंटू 0, ये कितना आंसर आया? पहला वाला -1 सर। दूसरा वाला कितना आ रहा है आपके पास? -3 और -2 +6 सर, और ये कितना आंसर आ रहा है? -2, आंसर विल बी सेम 3। तो जस्ट बोलने का मतलब ये था कि ए और ए का ट्रांसपोज अगर आप करने जाओगे तो आंसर विल बी सेम, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। और ये धीरे 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 धीरे, कई लोगों को आता होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपको आता होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपके लिखने का तरीका बार 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 बढ़ते जाएगा, चीजें चेंज होती जाएगी, चीजें बेटर होती जाएगी। यस सर। ठीक है, ओके। तो ट्रांसपोज और इसका मैट्रिक्स का आपके पास ये होता है। ये देखो, अब देखो आपके पास अब एक इंटरेस्टिंग और भी बातें, इंटरेस्टिंग बातें बहुत सारी है। क्या इंटरेस्टिंग बात है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखिए? इफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी आर ऑफ द इक्वल साइज देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर मैं बोलूं कि इसमें स्टार डाल दो यार, इसमें स्टार डाल दो, बाद में पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 स्टार क्यों डाल रहे हैं? 5 स्टार डाल देता हूं, 5 स्टार डालता हूं, 4 द 5 स्टार। डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यस सर, हाँ चलेगा, देखो आप, ठीक है सर चलेगा। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो देखोगे ध्यान से, क्या बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल जब मैं ले रहा हूं तो एक ए मैट्रिक्स लिया, हाँ सर 1 2 3 4 ले लो, ले लिया भाई। एक बी मैट्रिक्स ले लो, ये 1 -1 ले लिया, 2 ले लिया, ये ले लिया, ये 2 क्रॉस 2 ले लिए दोनों मैट्रिक्स। यस, दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ले लिए, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि देखो यार ए बी भी ले लिए आप, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा, तो अभी मैं क्या करता हूं, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेता हूं कि सर ए का डिटर्मिनेंट कितना है। अच्छा, ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू 4 -3 इंटू 2 सर, 4 -6 सर -2, ठीक है, चलो सही है। चलो बी का डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा सर? 1 इंटू 1 माइनस और 2 इंटू -1 सर, -2 + 2 हो गया, 3 आ गया सर। तो ए का डिटर्मिनेंट -2 है, बी का डिटर्मिनेंट 3 आ गया, ठीक है। चलो सर ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते, ए बी बना लेते, 2 क्रॉस 2 ए और बी। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, आपको आता ही होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा लिखते हैं अपन लोग, R1 C1,
फिर अपन लिखते हैं R1C2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर लिखते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इतने अच्छे से कोई नहीं बताया यार, बता रहा हूँ, इतने अच्छे से तो समझ रहे 11 12 के टीचर भी नहीं बताते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करता हूं तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 5, 5 आया यार R1C1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 तो -1 और प्लस 2, -1 और प्लस 2 सर 1 आया सर। ओके सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 सही है, 4 इंटू 2 8, 8 और 3 कितना है 11 सर। ठीक है 3 इंटू -1 -3 सर, 4 इंटू 1 4, -3 और 4 कितना है 1 आया सर। ये ए बी इतना आया। अब देखो ए बी इतना आ गया, अगर मैं ए बी का डिटर्मिनेंट करूं तो क्या आएगा सर, ए बी का डिटर्मिनेंट, हाँ ए बी का डिटर्मिनेंट सर 5 इंटू 1, हाँ माइनस सर 11 इंटू 1 कितना आ रहा है यार सर 5 माइनस 11 सर कितना हुआ सर -6 सर। अच्छा हाँ, और जो ए और बी था, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 था, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना था 3 था सर, तो कितना आ गया -6। तो प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। क्या कि सर यहां से हमको दिख गया कि जब ए बी का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट किए, ए बी का डिटर्मिनेंट, तो सर ये आ गया सर ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट, सर दोनों का प्रोडक्ट होता है सर। ओके सही है, ये तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है सर। हाँ ए और बी का अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा ए बी का, वो ए का डिटर्मिनेंट और बी के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सही है। सौमिक इतना सोचो मत नहीं यार, आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मत लो अब गेट एकेडमी का, अभी कहाँ अभी लेते रहोगे। थोड़ा सा भी किसी को भी गेट एकेडमी वाली चीजों में डाउट है तो लेना नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, इतने सारे लोग प्रोवाइड कर रहे टेस्ट सीरीज, इतने सारे लोग कोर्सेज दे रहे, गेट एकेडमी में डाउट है तो लेना ही नहीं है ना। आप मेरे को समझते हो, जानते हो, गेट एकेडमी के बारे में सुने हो, रिव्यू देखे हो, ओवरऑल आइडिया अच्छा रखते हो तो यस यू कैन। अब देखो आपके पास ए और ये था, आपके पास एक इंटरेस्टिंग बात कर सकता हूं मैं, क्या ये तो बहुत मजेदार बात थी सर। हाँ, और आईटी के प्रोफेसर को बहुत मजा आता है इस प्रॉपर्टी में। ये ए 1 2 3 4 था, अगर मैं बोलूं कि सर इसको अगर मैं कॉपी करूं कि सर ए मैट्रिक्स था, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स था 1 -1 2 और 1, ऐसे था, हाँ यही था, हाँ ए और बी था, ठीक है। ए प्लस बी अगर मैं ऐड करूं तो अच्छा ए प्लस बी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा, तो सेम एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। कितना हो गया प्लस बी सर 1 + 1 2, ऐड कर रहा हूं यार, 2 और -1 1 सर, 3 और 2 सर 5 सर, ऐड 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 4 और 1 5 सर। अच्छा हाँ एडिशन एडिशन, ठीक है सर। ए प्लस बी का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो, ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालूं तो, अच्छा ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट 2 और 5 10, हाँ -5 सर 5 आ गया। अच्छा हाँ, और ए का डिटर्मिनेंट कितना था सर, ए का डिटर्मिनेंट तो था ही ना सर 4 - 6 सर -2, हाँ, और बी का डिटर्मिनेंट कितना था, बी का डिटर्मिनेंट था 1 × 1 + 2 3 सर। ए प्लस बी अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी करूं तो दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करूं तो सर, दोनों डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे तो -2 + 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दोनों डिटर्मिनेंट का एडिशन सर 1 आ जाएगा। तो क्या आपको ये देखने को मिल रहा है कि a प्लस बी का डिटर्मिनेंट भाई साहब कभी भी a के डिटर्मिनेंट और b के डिटर्मिनेंट के बराबर नहीं होता सर। यस सर, ये तो दिख रहा है ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है a प्लस बी का डिटर्मिनेंट कभी भी डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b के बराबर नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जब ये नहीं हो सकता तो सर फिर तो a माइनस बी का डिटर्मिनेंट भी डिटर्मिनेंट a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ b नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही सर। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मतलब डिटर्मिनेंट जो प्रोडक्ट था उसको तो फॉलो कर लिया, डिटर्मिनेंट ए बी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, बट ये तो नहीं होता है। हाँ यही तो बात है। कुछ लोग तो मान ही लेते कि होता ही होगा सर। नहीं, कुछ लोग मान भी सकते हैं ना।
अरे कुछ लोग तो मान ही सकते हैं कि होता होगा करके, मैं बोला नहीं होता है। आगे बढ़े। अरे टीम से बात कर लेना यार, दे विल प्रोवाइड, टीम से बात कर लेना। इतना क्लियर? यस सर। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा था सर। अगर मैं बोलूं कि मैट्रिक्स ए इनवर्स, अभी तक इनवर्स नहीं पढ़े बट फिर भी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अगर ए का इनवर्स आप अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसका डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है? या तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो और उसका इनवर्स लिख दो, मतलब -1 को बाहर निकाल लो, -1 को बाहर निकाल लिए अपन, मतलब लिखे कैसे कि या तो मैं बोलूं कि डिटर्मिनेंट किसका, ए के इनवर्स का, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो, उसके बाद इनवर्स कर लो। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है। देखने में बड़ा अजीब लगता है, कैसा होता होगा क्या, लेकिन ऐसा होता है। ये द फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी कि ए का इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए के इनवर्स के बराबर होता है, या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है सर, हाँ वेरी गुड प्रॉपर्टी। कई बार क्लिक नहीं करती है प्रॉपर्टी, या याद नहीं आती है प्रॉपर्टी, कई बार ये क्लिक नहीं करती है प्रॉपर्टी या याद नहीं आती है। और एग्जाम्पल तो अपन ले ही रहे थे, तो क्यों ना अपन एग्जाम्पल ले लेते। क्या एग्जाम्पल ले लेते? जब अपन ले ही रहे तो एग्जाम्पल ले ही लेते ना अपन कि एक मैट्रिक्स ए है सर। अब इनवर्स नहीं पढ़े तो मान लेना कि इनवर्स, एज्यूम कर लेना इनवर्स 1 2 3 4 है सर। हाँ पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख सकते हो आप, इसको बार बार सब चीजें लिखते रहना सर। 4 - 6 सर, मतलब सर -2 सर, बिल्कुल सही। पता है इसका एडजॉइंट क्या होता है सर? एडजॉइंट सर ये तो पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा, मतलब मान लो कि अभी नहीं पता तो एज्यूम कर लिए, क्योंकि नहीं पता, मैं पढ़ाया नहीं हूं अभी तक इस चैप्टर में। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज होते हैं, 4 1 हो गया और ऑफ डायगोनल एलिमेंट -1 का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -2 और -3। सर ये कैसे? बोल तो रहा हूं नहीं पढ़ाया हूं, तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। ये एडजॉइंट हो गया 2 × 2 का। पता है आपके पास जब आप इनवर्स लिखते हो, जब इनवर्स लिखते हो तो ए का इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट में, है ना, क्योंकि अभी मैं नहीं एडजॉइंट में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं एडजॉइंट नहीं पढ़ाया। तो इनवर्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट कितना है? -2, तो ये आ गया -2। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है 4 - 2 और -3 और 1, तो जो डिटर्मिनेंट है वो बाहर है, क्योंकि एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब है सर ये -2 से पूरा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट डिवाइड होंगे। यस, जो नंबर बाहर होता है, जो नंबर बाहर होता है मल्टीप्लाई होगा तो पूरा, डिवाइड होगा तो पूरा। इसका मतलब -2 से डिवाइड होगा हर एक नंबर। तो 4 डिवाइड बाई -2 आ गया सर, -2 डिवाइड बाई -2 +1 आ गया सर, -3 डिवाइड बाई 2 सर 3/2 आ गया, और 1 डिवाइड बाई -2 -1/2 आ गया। इसको बोलते हैं इनवर्स, ये ए इनवर्स आ गया। आपको ना पता हो तो मान लेते हैं कि एज्यूम कर लिए। क्यों एज्यूम कर लिए? बिकॉज आपको मैं नहीं पढ़ाया हूं, तो मैं नहीं मान रहा हूं कि आपको आता होगा, मैं नहीं मान रहा हूं कि आपको आता होगा, इट्स ओके, तो एज्यूम लिख दिया। ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ ये जो ए इनवर्स निकाले हो यार, ये जो ए इनवर्स निकला इतना मजेदार, इसका डिटर्मिनेंट, ये भी तो मैट्रिक्स ही है ना। एडजॉइंट भी मैट्रिक्स होता है भाई, एडजॉइंट भी मैट्रिक्स होता है, इनवर्स भी मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट निकालना है ए के इनवर्स का, क्योंकि ए का इनवर्स भी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। इसका सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट -2 इंटू -1/2, ठीक है, फिर -1 इंटू 3/2, ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट किसी भी 2 × 2 का। यस सर, ये कितना हो गया? ये सर 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया सर 3/2। आंसर बोलो यार, 1 - 3/2 सर, -1/2, -1/2 किसका डिटर्मिनेंट? सर डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स जो निकला उसका डिटर्मिनेंट। अच्छा ध्यान देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा अगर मैं इसको देखूं कि क्या लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है -2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिखा हुआ है -1/2। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि क्या हुआ, अगर मैं कंक्लूड करूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए था -2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स था -1/2, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है सर। ये तो हम भी बोल रहे हैं, ये
ये तो हम भी बोल रहे हैं। तो सर यहां से तो सर मैं ये भी बात प्रूव कर सकता हूं कि सर मेरे को तो ए इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये ध्यान से देखना आप कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सर कि अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है तो मैं परेशानी ना हूं और जो भी आएगा उसका इनवर्स कर दूं। हाँ, ये सही सोचे आप कि जो सर डिटर्मिनेंट ए आएगा सर वही लिख दूंगा सर और उसका इनवर्स कर दूंगा। -2 का इनवर्स कितना होगा सर? 1/2, तो -1/2 सर। तो मेरे को तो सर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब अगर आप बहुत होशियार हो तो बिल्कुल है, नहीं तो सर तो जान चल जाएगी सर 3x3 में। अब सोचो 3x3 मैट्रिक्स होता तो सर मेरी तो जान ही चल जाती सर। मैं एडजॉइंट 9 बार कैलकुलेट करता, फिर सर डिवाइड करता, फिर इनवर्स निकालता और फिर निकालता सर। ये तो सर जान ही चल जाएगी। तो ऐसा तो सर किसी को भी इनवर्स में फंसाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, किसी को भी ऐसे इनवर्स में फंसाया जा सकता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ये एक मैट्रिक्स लिया अपन, एक मैट्रिक्स ऐसा ले लिया। देखो जरा ध्यान से, अब फर्स्ट रो में पास तो कितने वेस है? टोटल 6 वेस होते हैं सर। बट मैं अगर बोलूं कि मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं फर्स्ट रो में भी जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकते सर? फर्स्ट कॉलम में भी जा सकता हूं। क्यों नहीं जा सकते सर? सेकंड रो में नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं यार। सेकंड रो से सीधे स्टार्ट कर सकते हो। क्यों सर? इसमें 2 जीरो थे सर, तो मैं सोचा सर सेकंड से स्टार्ट करते, उसमें स्कोर इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और ये 4 से स्टार्ट करूंगा। और जो 4 है सर वो इवन पोजिशन होती है सर। ये जो 4 है ये इवन पोजिशन होती है सर। ये जो 4 है ये इवन पोजीशन होती है। तो सर मैं डायरेक्टली 4 से स्टार्ट करूंगा और क्या करूंगा सर? मेरे को पता है जब मैं 4 से स्टार्ट करूंगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो मैं सीधे ही 4 लिखूंगा सर। ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 × 9 हो जाएगा सर, सही। और सर 2 × 3 हो जाएगा सर। कितना आ जाएगा सर 4 के साथ? सर 9 - 6 सर। 9 - 6 कितना होता है सर? 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। ये आ जाएगा सर ए का डिटर्मिनेंट सर। अब सोचो कि अगर मेरे से कोई बोलता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा, तो मेरी तो जान ही निकल जाती। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्या करता, डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए इनवर्स है उसका एडजॉइंट निकालता और फिर उसका डिटर्मिनेंट जो निकाला उससे डिवाइड करता और फिर एक मैट्रिक्स बनता, फिर मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता। जबकि मैं चाहूं तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं, मतलब मैं चाहूं तो 1/12 लिख सकता हूं। ये सही है सर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हो। हाँ, तो अगर आपको ए का डिटर्मिनेंट पता है तो आपको सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पता है सर? हाँ बिल्कुल पता है, यही तो बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी चीज से तो फंसाते हैं और क्या करेंगे, इसलिए फंसाया जाता है कि अगर आपको आइडिया ना हो तो आप पूरा पूरा सॉल्व करो, पूरा पूरा सॉल्व करो आप। ठीक है, इतना दिखा आपको? एक बार क्लियर लिख दो यार कि यस क्लियर है। ठीक है, क्लियर है आपको? एग्जाम्पल के साथ बताते जा रहा हूं, नहीं तो नॉर्मली लोग प्रॉपर्टी बताते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, मजा नहीं है, प्रॉपर्टी बोरिंग होता है फिर सिर्फ किसी को बता दिया जाए तो है। अपन ऐसा नहीं पढ़ेंगे। अपन जितने लोग भी पढ़ाते हैं IIT वाईटी सब जगह जितने लोग भी पढ़ाते हैं, अपने पढ़ने का स्टाइल जो होगा जीरो से होगा, लेकिन बड़ा अच्छा होगा। ये अपना बड़ा अच्छा होगा। एक बार बोल तो दो क्लियर है करके यार, मैं ही बोलते जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरे को पढ़ाने में फुल इंटरेस्ट है एकदम कि सर आप ही को बहुत इंटरेस्ट आता है सर पढ़ाने में सर, है? क्लियर ना एकदम? क्लियर? ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक मैट्रिक्स है जिसका साइज n × n का है और k कोई कांस्टेंट है। हाँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं। कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो बिल्कुल फॉलो कर सकता है। कोई भी ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट फॉलो कर सकता है मेरे को। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बोला कि सर एक मैट्रिक्स है जिसका साइज n × n और k कांस्टेंट है सर, और डिटर्मिनेंट अगर k करेंगे तो k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा सर।
यस, इसका मतलब तो ये हुआ क्या कि सर देखिए सर, अगर आपको बोला जाए कि सर एक मैट्रिक्स ए है, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है सर। अभी आप बोल रहे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 तो -2। यस सर। अगर मैं बोलूं कि मेरे को 2a करना है तो, अच्छा 2a करना है तो कर लो 2a, 2 4 6 8। अब करो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किए तो क्या हुआ, 2 इंटू 8 हुआ 16, माइनस कितना हुआ 24, कितना आया, कितना आया सर, -8 आया। हाँ, अगर मैं 2a किया तो आया इतना, ठीक है सर। अगर मैं 3a करता तो 3a करते आप तो 3 आता, 6 आता, 9 आता और 12 आता, तो कितना आता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 आता 36 माइनस 54, कितना है आपके पास, -18 आता सर। ध्यान से देखो आपके पास क्या हुआ, अगर मैं किसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर कितना था, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था। आपको पता है कि किसी भी स्केलिंग फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करते, जैसे आपने पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 3। यस सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट जब किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते तो क्या हुआ, अच्छा ध्यान से अगर आप देखो तो क्या हुआ पता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कर रहे थे तो क्या हुआ पता है, ये 2 का स्क्वायर हुआ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हुआ, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना था, -2 था, इसलिए आंसर -8 आया। पता है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कितना हुआ पता है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 कितना हुआ, ये 3 का स्क्वायर हुआ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर, 9 इंटू -2 सर, इसलिए -18 आया। इसका मतलब है कि जितने भी कोई भी स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी स्केलिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, वो बाहर आ जाएगा उतना ऑर्डर से। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का था आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स आपके पास A है, एक मैट्रिक्स A है जिसकी वैल्यू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। अब नंबर भी नहीं बता रहा मैं तो, हाँ सर नंबर भी नहीं बता रहे। सपोज करो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ जो A है वो है 4 है, मान लेते हैं। अब मैं बोल दूं कि मैं अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2a का, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं कि 2a अगर मैं कर दूं तो क्या होगा पता है, जब आप 2a करोगे तो क्या होगा पता है, ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2a11 2a12 2a13 होगा। फर्स्ट रो पूरा 2 से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड रो पूरा 2 से मल्टीप्लाई। यही होता है आपके पास जब एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है, तो जब एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो यही होता है, ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय सेम कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट। ये इसलिए जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ, जब आप बोलते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मेरे को फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता कि 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता आपके पास, याद रखिएगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बोलते हो आप, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसका ऑर्डर कितना था, तो 2 की पावर n होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ a। यार ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था सर, बोले 3 क्रॉस 3 था सर। तो जो कांस्टेंट का जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कर रहे हो तो 2 की पावर 3 होगा, इसका मतलब है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a करते हो आप, इसका मतलब है कि जब 2 बाहर आएगा तो ऑर्डर a के कारण आएगा, तो 2 की पावर 3 आएगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। तो 2 की पावर 3 कितना था सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 सर, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा, कभी भी 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं आएगा, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना था सर, 4 था सर, इसलिए 8 इंटू 4 सर 32। आंसर विल बी 32, बिल्कुल सही, आंसर विल बी 32, आंसर विल बी 32। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसलिए लिखा हुआ था आपके पास कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते तो अगर ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, इफ ए मैट्रिक्स है साइज ऑफ n क्रॉस n, ये साइज अगर आपके पास n क्रॉस n है
तो जो k कांस्टेंट होगा जब बाहर आएगा तो k की पावर n आएगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a इज आल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये देखो जरा ध्यान से, ये मतलब ये कभी नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि डिटरमिनेंट आपके पास, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 10 क्रॉस 10 है, ये 10 क्रॉस 10 एक मैट्रिक्स है इफ ये, और आपको बोला जाए कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो 3 ए का, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो आपको क्लियर रहना चाहिए इसका डिटरमिनेंट हमेशा 3 की पावर 10 होगा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर इसका अगर ये 10 क्रॉस 10 है और अगर इसका डिटरमिनेंट सपोज करो 2 था इस 10 क्रॉस 10 का, तो 3 की पावर 10 इंटू 2 विल बी आंसर। तो हमेशा जो कांस्टेंट बाहर आएगा, क्योंकि हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो बाहर आएगा k की पावर n, a का जितना ऑर्डर होगा। इसलिए मैं एग्जांपल भी लिया आपको, ये जैसा आपको क्लियर है, हर टर्म मल्टीप्लाई होता है, हर टर्म मल्टीप्लाई होता है, हर टर्म। धीरे धीरे बातें क्लियर हो गई। अभी तो मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट किया हूं, बस प्रॉपर्टी जस्ट स्टार्ट किया हूं, बताना स्टार्ट किया हूं बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इस पे बेस क्वेश्चन फ्रेम होते रहेंगे, इस पे बेस क्वेश्चन फ्रेम करते रहेंगे। अरे क्यों बुरा लगेगा भाई, अमूल बुरा लगने की बात ही नहीं है, इसमें बुरा क्या लगना है, बुरा क्या लगना है। जो लोग बहुत बेहतरीन लोग होते हैं वो लोग इतने, पब्लिक थोड़ी होती है, पब्लिक कभी भी नहीं होती है, डोंट वरी नहीं यार, इट्स ओके। अभी मैं डिटरमिनेंट पढ़ा रहा हूं, लोग सोचते हैं बाद में देख लेंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रेस्ट टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस्ट टू द पावर ऑफ n। मतलब अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका जो पावर होगा ए स्क्वायर ए क्यूब, तो मैं अगर डिटरमिनेंट निकाल के उसका पावर कर सकता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन इसमें स्टार डाल दे रहा हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से। कल कोई में से बोल दे कि सर एक मैट्रिक्स ए है, सर एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 है, और कोई बोले कि सर मेरे को जो डिटरमिनेंट ऑफ सर ए स्क्वायर निकालना है, सर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए सर मेरे को। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए सर। तो सिंपल सी बात है कि वो बोल रहे कि ए स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए। यस सर, जब ए इंटू ए बोलते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यस सर, 1 2 3 4। यस सर, बिल्कुल। तो सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सर 1 2 1 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर 1, और 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 7 सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सर 2 और 8 10 सर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और 12 सर, 12 और 3 सर 15, बिल्कुल सही। सेकंड रो सेकंड कॉलम सर 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 सर 22। इतना निकला भाई, ए स्क्वायर निकला है। तो ए स्क्वायर, अब मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर चाहिए था, तो मैं निकाल लूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, कोई बड़ी बात थोड़ी है, निकल के डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अरे ए का स्क्वायर कर दिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, तो आपके पास ये हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, 7 इंटू 22 माइनस 10 इंटू 15। बताओ कितना आ रहा है, ये डिटरमिनेंट कितना आया, ये डिटरमिनेंट कितना आया, ए के स्क्वायर का डिटरमिनेंट कितना है, ये कितना आ रहा है, ये बता दो आप, ये बता दो। नोट भी करो भाई, ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरे को देखने आ रहे हो बस ऐसे ही कि चलो सर ठीक है देखते क्या पढ़ा रहे हो आप करके। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालो। अरे नंबर बताओ, 7 इंटू 22 कितना हुआ, 154 माइनस 150, ऐसे हो रहा ना, ये तो 4 आ गया, 4 आ गया, तो ठीक है सर। अब सोचो कि सर अगर मेरे को ये करना ही नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं और मैं बोलूं कि सर अगर मेरे को किसी को बहुत क्लियर है कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मेरे को पता है सर क्या है, सर 4 माइनस 6 ना सर -2 सर। अच्छा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मेरे को पता है तो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर ऐसा पॉसिबल है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दूं और डिटरमिनेंट ऑफ ए एक बार अगर आ जाए तो उसका स्क्वायर कर दूं, मतलब -2 का स्क्वायर कर दूं।
और आंसर विल बी 4। हाँ भाई हाँ, क्या बात है। हाँ मतलब किसी का अगर मेरे को अगर बोला जाए, अगर सोचो अगर मेरे को ए क्यूब बोला जाता तो मैं और मल्टीप्लाई करता। ए क्यूब अगर मेरे को बोला जाता तो मैं और मल्टीप्लाई करता, नहीं करता और मल्टीप्लाई। लेकिन यहां तो मैं बार बार से वो करता तो भी आ जाता है। तो ये इसका मतलब है कि मेरे पास अगर ए स्क्वायर ये आ गया, तो आप देख रहे हो आपके पास ए स्क्वायर 7 10 और ये आ गया, ये ए स्क्वायर कितना आया, ए कितना था 1 2 3 4 सर, बिल्कुल सर। ए स्क्वायर कितना आया सर, ए स्क्वायर आया सर 7 10 फिर 15 22। ठीक है, अगर मैं ए क्यूब करूं तो, अच्छा ए क्यूब आप करना चाहते हो तो यार ए स्क्वायर 7 10 15 22 और फिर बाजू में 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए क्यूब निकाल रहे अपन। ये कितना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 30 और 7 37 सर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 40 और 14 40 54 सर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 22 इंटू 3 66 प्लस 15 66 76 और 5 81 81 22 इंटू 4 88 और ये 30 30 15 29 और 88 88 और 30 88 108 118 128। ये ए का डिटर्मिनेंट अपने को पता था, ए का डिटर्मिनेंट था आपके पास सर 4 - 6। बार बार आपके लिए लिखता हूं कि आपकी आदत में रहे सर। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कितना था, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट था 7 इंटू 22 माइनस 10 इंटू और 15, तो ये था सर 4 सर। चलो ए क्यूब का डिटर्मिनेंट बताओ, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट बताओ 37 इंटू 128 ये माइनस 54 इंटू 81, बताओ कितना है ए क्यूब का डिटर्मिनेंट। ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 88 108 30, अच्छा 118 था, ये 118 था, 118 था नहीं, 118 था, ये 118 था, ये 118 था, हाँ 118 था। कितना आंसर आया ये 37 इंटू ये कितना आ रहा है डिफरेंस, -8 आ रहा है क्या, चेक करो, -8 आ रहा होगा, चेक करो, -8 आ रहा है। तो हमको तो पता ही था, क्या पता था हमको, हमको तो पता ही था सर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब जब आप फाइंड आउट करोगे तो एक्चुअली करना कुछ नहीं है। क्यों सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना सर, उसी की पावर 3 कर देंगे सर अपन तो -2 तो पता था सर, उसकी पावर 3 की, तो -8 आ गया सर। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं सर। और अगर सर किसी को ना पता हो और 3x3 दे दिया जाए सब, तो सर तो उसकी जान चली जाएगी सर, तब तो सर मतलब फिर तो वो करते रह जाएगा, जान ही जाएगी सर ऐसे में उसकी। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत मैटर करती है कि आप कितने अच्छे से जानते हो। तो -8, ठीक है। हाँ, 5th सेमेस्टर में फॉर्म भर सकते हैं भाई, बिल्कुल भर सकते हो। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी था सर, ये तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी था, ये तो सर प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा था, हाँ बहुत ही अच्छा था। आप ये भी तो सोच सकते हो ना, क्या कि सर जब आपको बोला गया, अब जब आप निकाल रहे थे सब कुछ, तो सर जब आप बोल रहे हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर निकालो, तो एक्चुअली सर ये हुआ क्या, सर ये डिटर्मिनेंट ए इंटू ए ही तो हुआ। तो सर इसका मतलब क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप ही तो बोले थे सर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सर, ए इंटू बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था सर -2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था सर -2, तो सर 4 आना ही था सर। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब हो गया सर, तो सर ये तो प्रॉपर्टी आएगी ना सर, क्या कि सर डिटर्मिनेंट सर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जब फॉलो करता है सर, तो ए इंटू ए 3 बार हुआ ना सर। हाँ हाँ, ये बात तो है भाई। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो होगा ना सर, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सर। तो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये बात तो है। तो सर वही वाली प्रॉपर्टी को तो अच्छे से यूज किए सर, तो -8 आ गया। हाँ, अगर कोई स्मार्ट है तो इस बात को समझ जाएगा कि हाँ बात तो वही है, हाँ सर बात तो वही है।
बात तो वही है सर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अरे इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है सर, जो आप बोल रहे थे क्या कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अब बी की जगह ए क्यों नहीं हो सकता भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सर कितना होता है सर? डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ब्रैकेट डालना, ब्रैकेट डाल दो सर। इसका तो मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा सर? अगर तीन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है तो कुछ नहीं यार, सिंपल बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड, ऑल आर द मैट्रिक्स ना, एक्स वाई जेड आर द मैट्रिक्स। अब ये ना सोचे कि ये सब नंबर है, सब मैट्रिक्स है, ठीक है। मस्त है ना सब चीजें, सब चीजें मस्त, यस सर, सब चीजें मस्त। एक्स वाई जेड आर मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्राइसेस, ठीक है। कितनी चीजें क्लियर हो गई अपने को? कितनी प्रॉपर्टी थी अपने पास? 6 प्रॉपर्टी कर दिए थे पर, बात बहुत सारी करते जा रहा हूं मैं। ये 6 प्रॉपर्टी आपके पास, सही है सर, 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी में तो मतलब अपन खेल लेंगे, और फिर भी अब क्या लिखा आपके पास देखना ध्यान से। बोला है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, 2 रोज और 2 कॉलम, साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, साइन सिर्फ चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंजेस होता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में 3x3 का लिख लेना। इसका मतलब है कि अगर मैं 2 रोज या 2 अगर 2 रोज और 2 कॉलम को अगर चेंज करता हूं, एक मिनट देख लेना, हाँ मैं बोल दूं, अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर आप ये वाला मैट्रिक्स खूब लिख रहे हैं। हाँ मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप भी अपने एग्जाम्पल में 1 2 3 4 लिखिए हमेशा, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने एग्जाम्पल में 1 2 3 4 लिखे। अब सर मैं बोल रहा हूं कि सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दे रहा हूं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दे रहा हूं सर, ठीक है। तो एक बी मैट्रिक्स बनाया मैं, ये बी मैट्रिक्स बनाया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को चेंज किया तो 3 4 आ गया और ये 1 2 आ गया। ये देखो 2 रोज को चेंज कर दिया सर। अच्छा ए का डिटर्मिनेंट कितना था? अच्छा ए का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था? 4 - 6 सर, -2। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा अगर रोज को चेंज कर दिया, रोज और कॉलम चेंज नहीं किया, 2 रोज को इंटरचेंज कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हुआ? जो नया मैट्रिक्स बना आपका बी सर, वो 6 - 4 हुआ। कितना आंसर आ गया सर? 2 सर, साइन चेंज हो गया, देखो ना। अगर मैं बोलता कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर लो और एक सी मैट्रिक्स बना लो, C1 और C2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को, 2 और 4, 1 और 3, ये, और सर डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना आता है सर? 2 अगर कॉलम या 2 रो को चेंज किया जाए देखो कितना आता है सर? 6 - 4 सर, कितना आता? 2। इसका मतलब एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर कुछ है और अगर 2 रो को इंटरचेंज कर दो आप, ये पहला चीज अप्लाई किया अपन, 2 रो को इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स बनाया, द न्यू मैट्रिक्स, तो न्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो न्यू है ना, तो डिटर्मिनेंट वही आया लेकिन साइन चेंज हो गया, न्यू मैट्रिक्स। अगर 2 कॉलम को इंटरचेंज करके बनाया तो एक न्यू मैट्रिक्स बना, सी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो अलग है ना ये, तो डिटर्मिनेंट वही आया लेकिन साइन चेंज हो गया, हम ये बोल रहे हैं, यही लिखा था। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर मैं ये कर दूं, क्या कर दूं मैं कि R1 और R3 को इंटरचेंज कर दूं, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो R1 और R3 इंटरचेंज, अच्छा लिखा भी है, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, मतलब फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया। तो पहले का अगर आंसर 27 था तो दूसरे का आंसर -27 है, क्योंकि साइन चेंजेस होता है, साइन चेंजेस होता है आपके पास ये। बट हम बोल रहे हैं कि 3 रोज और 3 कॉलम को अगर डिटर्मिनेंट अगर आप चेंज कर दे रहे, 3 रोज और 3 कॉलम पे डिटर्मिनेंट्स आर चेंज, देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेंस अनअल्टर्ड। अगर मैं एक बार और चेंज कर दूं तो फिर डिटर्मिनेंट तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि फिर से एक बार माइनस आ जाएगा, तो साइन चेंज का ये मतलब होता है। तो 2 क्रॉस 2 में तो एक ही बार चेंज कर सकते, 2 ही रो तो, फर्स्ट रो सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो जब ये रोज 2 रोज को इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 आंसर था तो +2 हो गया, +2 होगा तो -2 हो जाएगा, साइन चेंज है ऑलवेज, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार आपको लग रहा होगा कि सर इसका भी आप एक 3x3 का एक एग्जांपल ऐसा ले लो कि एक मैट्रिक्स ये 1 2 1 0 1 -1, हाँ 0 2 1,
एक मैट्रिक्स ए, हाँ एक मैट्रिक्स ए, ये देखो ध्यान से सर, अगर मैं एक मैट्रिक्स बना लूँ सर, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकाले थे सर, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करूँ सर, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ ना सर, ये C1 आपके लिए लिखा हुआ, C1 जैसे आपको पता रहे कि क्या लिख दिया सर, अरे C1 के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करूँ, हाँ सर 1 इंटू 1, हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू -1 था तो +1 कर दिया मैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ रहा है 2 + 1 3 आ रहा है सर इसका डिटर्मिनेंट, किसका सर, जो मैट्रिक्स आप लिए हो। अच्छा देखना आप सर, मैं क्या कर रहा हूँ R1 और R2 को इंटरचेंज करके बना रहा हूँ सर, एक A डैश मैट्रिक्स बना रहा हूँ, A डैश लिखूँ क्या, नहीं लिखता, नहीं तो फिर वो ट्रांसपोज टाइप का लगेगा, ठीक है, B मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। तो 0 1 और -1 वहाँ चले गए, हाँ, और 1 2 1 यहाँ आ गए, हाँ, और 0 2 और 1, बिल्कुल सही। अब किसी में भी एक्सपांड कर सकते हैं, सपोज करो मैं किस में एक्सपांड कर रहा हूँ आपके पास, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉलम नहीं मतलब ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहा हूं तो जीरो में सॉल्व करूंगा तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो आएगा जीरो में, ये ऑड पोजीशन है, दिस वन इज द ऑड पोजीशन, इसलिए मैं -1 लिखा। हाँ अब अगर मैं लिख रहा हूं तो आपके लिए थोड़ा सा ये कर सकता हूं मैं कि सर ये कैंसिल, हाँ बिल्कुल सही है। तो जब आप ये निकाल रहे तो क्या बचा सर, 1 इंटू 1, हाँ 1 बचा, 1 इंटू 1 और कितना 2 इंटू -1 तो सर +2, कितना आंसर आ गया सर -3 सर। देखो जब मैं दो रोज को इंटरचेंज करता हूं तो साइन विल बी चेंज, मैग्नीट्यूड वही है डिटर्मिनेंट का, 3 है तो अभी भी 3 आएगा लेकिन साइन चेंज है, 3 था तो -3 आ गया, अगर वो -4 होता तो +4 आ जाता। सर एक बार और चेंज कर दूं तो, अच्छा एक बार और अगर आप चेंज करना चाहो तो सर देखो R1 R2 चेंज कर दिया, अब तो B मैट्रिक्स का नया मैट्रिक्स बन गया। सर मैं एक और बार चेंज कर दूं और सर R2 और R3 कर दूं तो, अच्छा अब वो आप बोल रहे हो कि R2 और R3 को अभी आप चेंज करना चाहते हो, एक नया मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, हाँ सर, तो सर नया मैट्रिक्स बना रहा हूं तो 0 1 -1 रहने देता हूं सर, सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर रहा हूं तो 0 2 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1 2 1। ये देखो सर, अब अगर मैं फिर से डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं और फिर से पहले कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन इस बार 1 है और 1 माइनस नहीं है क्योंकि वो इवन पोजीशन है, ये वाला जो 1 है इवन पोजीशन, ये कैंसिल सर, कैंसिल वाला हमको क्लियर है ना यार, पता चला कि मैं कैंसिल बोल रहा हूं, कुछ लोग सोचते क्या कैंसिल, ऐसा भी ना हो। तो कितना आया 1 इंटू 1 1 और फिर +2, फिर से कितना आंसर आ गया 3। इसका मतलब है एक 3x3 मैट्रिक्स में दो बार रो को चेंज कर दोगे तो आंसर तो वही आ जाएगा, एक बार सिर्फ रो को इंटरचेंज करोगे तो साइन विल चेंज, एक बार और कर दिए तो एक बार और साइन चेंज, तो इसका साइन चेंज होके फिर से साइन चेंज होना चाहिए, तो आंसर क्या था -3। आप B से C बनाए हो, ये B से C बनाए हो तो आंसर चेंज होना ही चाहिए था, जब आप A से B बनाए थे तो साइन चेंज होना चाहिए था, साइन चेंज होना चाहिए था, इसलिए B मैट्रिक्स का जब निकाले इसका डिटर्मिनेंट तो साइन चेंज हो गया, 3 -3 हो गया, जब B से C आ रहे तो फिर से साइन चेंज होना चाहिए। कितना था B मैट्रिक्स का सर 3, तो -3 तो +3, तो A मैट्रिक्स और C का भी सेम हो गया। इसलिए जब दो से ज्यादा बार चेंजेस कर लेते हो, एक बार चेंजेस कर लिए लेकिन अब एक से ज्यादा बार चेंजेस कर लिए तो फिर आंसर विल बी सेम। इसलिए लिखा था कि 3 रोज अगर आपके पास डिटर्मिनेंट्स के अगर चेंज हो गए, 2 रोज तो चेंज हो रहे थे 2 रोज, लेकिन 3 रोज चेंज हो जाए तो फिर आंसर विल बी सेम होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। वैसे कॉलम के साथ भी प्रॉपर्टी, ओके द गुड प्रॉपर्टी। हाँ अब इसको कैसे यूज करना है वो आप पे डिपेंडेंट है, देखते जाएगा। वैसे तो मैं सब आपको ही बताऊंगा, आप क्या सोचोगे, मैं ही सब कुछ बताऊंगा आपको। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। इसलिए एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार हम क्या सोच रहे हैं करके, हम क्या सोच रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक, नेक्स्ट अब हम बोल रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में जब कंप्लीटली रो और कॉलम कंप्लीटली जीरो होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, क्योंकि किसी भी आप रो और कॉलम के टर्म्स में जब आप जाते हो तो आंसर तो जीरो आना ही है। तो दिस वन इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जब भी आप लिख रहे हो यार, जब भी आप लिख रहे हो क्या, जब भी मैं कोई एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, कोई भी अगर आपके पास रो, अगर मैं बोल दूं कि 1 2 3 है, मैं बोल दूं 0 0 0 है, 4 5 6 है, ये इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो आएगा यार, कंप्लीटली आपके पास पूरा जीरो है।
अगर मैं बोल दूं कि एक मैट्रिक्स ए है, ये इसमें आपके पास है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये अब इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड कर लोगे तो डिटरमिनेंट विल बी कितना, 0। तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर कंप्लीटली 0 है तो आंसर विल बी 0। ये क्लियर रहना चाहिए आपको। ये सबसे आसान रहता है, इसमें किसी को डाउट कभी नहीं आता, क्योंकि अभी आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो आंसर विल बी 0, इसके अकॉर्डिंग करेंगे नहीं सर देखिए हमको इसके अकॉर्डिंग करो, अरे इसके अकॉर्डिंग कर लो यार, थोड़ी आंसर चेंज हो जाएगा। तो जब कोई भी अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो और पूरे रोस और पूरे कॉलम 0 रहते हैं तो आपका आंसर हमेशा 0 आना ही है, क्योंकि आपके पास इतने सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीके में डायरेक्ट पता चल रहा है, बाकी तरीके में सॉल्व करके पता चलेगा। R2 के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो दिख रहा है 0 आएगा, बाकी सबके अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर कैलकुलेट के बाद 0 आएगा। ओके, इफ 2 rows और 2 column of determinants are identical और proportional then the value of the determinant is 0। अच्छा, प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल लिखा हुआ आपके पास, प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से अगर आप देख रहे हो, मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल इनसे भी अच्छे एग्जांपल तो मैं क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। इसका तो मतलब ये हुआ कि सर एक मैट्रिक्स ए है, हाँ, इसकी वैल्यू है 1 2 3, हाँ, फिर है सर 0 1 2, यस, फिर है सर 2 4 6 सर, ये पता है इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो क्या होगा सर, 0 सर, टू 3 -1 1 2 0 2 3 -1। कई बार कॉलम कई बार दिखता नहीं है, अगर 2 आइडेंटिकल कॉलम हो, 2 आइडेंटिकल कॉलम, आपको पता है C1 और C3 सेम, 2 आइडेंटिकल कॉलम, आंसर 0 आएगा। यहां पे आपके पास ना ये प्रोपोर्शनल है, R3 प्रोपोर्शनल टू R3, ऐसा तो मैट्रिक्स में लिखना बड़ा अजीब लगता है कि R3 प्रोपोर्शनल टू R1 है, क्यों, R3 प्रोपोर्शनल टू R1 है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पता है 2 है, 2R1, अगर R1 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो R3 आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो आंसर विल बी 0, आंसर 0 ही आएगा इस मैट्रिक्स का, क्योंकि प्रोपोर्शनल रोज है। 1 2 3 अगर मैं लिख के दिखा दूं आपको कि देखो आपके पास रिजल्ट है A 1 2 3, क्या था रिजल्ट सर, 0 1 2 0 1 2, क्या था ये सर, 2 4 6 2 4 6। पता है जब नहीं पता होता तो आप सॉल्व करना चालू करते हो कि सर मैं तो सॉल्व करना चालू कर रहा हूं, सर फर्स्ट कॉलम भी सॉल्व कर सकते हैं, एक 0 ऑलरेडी है, फर्स्ट रो भी कर देता हूं, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट रो कर दिए, कोई इशू नहीं है कि फर्स्ट कॉलम नहीं कर सकता था, कुछ भी कर सकता हूं मैं, फर्स्ट रो कर दिए, तो 1 के साथ कितना आ गया सर 6 माइनस सर 4 और 2 8, 2 के साथ सर ऑड पोजीशन है सर, ये कैंसिल 0 इंटू 6 सर 0, फिर 2 इंटू 2 4 सर, ठीक है, फिर 3 के साथ सर 3 के साथ सर वो कैंसिल, ये कैंसिल, 0 इंटू 4 0 माइनस 2 इंटू 1, देखो सर क्या आंसर आता है सर, ये आ रहा है सर पहला -2 आ रहा है, सेकंड आ रहा है सर +8, हाँ बिल्कुल सही है, और थर्ड आ रहा है सर -6, आंसर विल बी 0। जब आपको ये बात पता होती तो आपको पहले से आंसर 0 पता था, बस इतना ही है, ये आंसर विल बी 0, 0 आ गया, सॉल्व करने के बाद भी 0 आएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी ना पता हो तो नहीं होगा, सॉल्व करने के बाद भी 0 आएगा। ये किसी को इशू, इतना क्लियर रहना चाहिए। तो R3 प्रोपोर्शनल टू 2R1 था, R3 इक्वल टू 2R1 था। सर अगर आइडेंटिकल रो है तो भी आपके पास आइडेंटिकल रो बनाया मैं, आइडेंटिकल रो में अगर आप सॉल्व करने जाओगे, इसमें एलिमेंट नहीं दिख रहे आपके पास कि 0 आ जाएगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये लीनियर डिपेंडेंसी होती है। अभी मैं सब पढ़ाऊंगा ना, बहुत थोड़ा डिटेल में भी घुसूंगा, डिपेंडेंसी लीनियर सब बात करेंगे ना, जब रैंक और आगे की और भी बात करेंगे, बहुत मजेदार बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। तो यहां पे भी आपके पास अगर आइडेंटिकल कॉलम्स या रोज अगर आपके पास दिए तो आंसर विल बी 0। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर इसमें सॉल्व कर ले क्या अपन, हाँ इसमें सॉल्व कर ले, ए का डिटरमिनेंट अगर मेरे को निकालना है सर, मैं क्या करता हूं, सेकंड कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूं, C2 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, C2 के अकॉर्डिंग 1 सर ऑड पोजीशन है सर, देखो 1 ऑड पोजीशन है तो -1 लिया, ये लुक -1, ये कैंसिल सर 3 इंटू -1 -3, और सर -1 इंटू 3 सर +3, ओके, फिर सर 2 लूंगा सर 2, फिर 2 लूंगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल सर, 2 इंटू -1 -2 सर, और -1 और प्लस तो सर +2, और थर्ड ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहला आंसर 0, सेकंड आंसर भी 0, आंसर विल बी 0। तो हमको पहले से पता था कि आंसर 0 आएगा ही,
अच्छा, मैं बार बार एक्सपांशन अलग अलग क्यों चेंज करता हूं, क्योंकि जिससे लगते रहे कि यार अपन कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रो कोई भी कॉलम, बस आप जिस जगह पे हो, जैसे आप जब आप फर्स्ट पे थे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये कैंसिल और ये कैंसिल, सर बचा सर 3 इंटू -1 -3 और -1 इंटू 3 -3 सर, तो +3 क्यों आया, अरे बीच में माइनस भी तो होगा तभी तो +3 आया, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। अभी सपोज करो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, ध्यान देना इस मैट्रिक्स को, किसी का बहुत मन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर है, पूरे नंबर ऐसा ले लिए, एक मैट्रिक्स से पूरे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए। पहले नॉर्मली अपन सॉल्व करना चाहते हैं कि सर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, सर 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ आएगा यार 5 45 और ये कितना आएगा 48, चेक करना, ठीक है सर। 2 के साथ -2 आएगा सर, फिर -2 के साथ ये कैंसिल सर 9 36 सर, हाँ -6 इंटू 7 सर 42 सर, फिर 3 के साथ आएगा सर, 3 के साथ क्या है, ये कैंसिल 32 सर और 35, ये रिजल्ट कितना आ गया -3, ये रिजल्ट कितना आ गया 36 -6 था तो +12 आ गया, और कितना आ गया -3 -9 आ गया सर। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, चेक करो। हो इनका फोटो खींच के सुजी सर को भेजो, इनका क्या प्रॉब्लम है करके, अपना नंबर भेजा करो यार, कैसे पता चलेगा, नंबर भेज दिया करो इस जगह पे, मेरे टीम वाले फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है। हाँ नंबर भेज दिया करो भाई, प्लीज शेयर योर नंबर। हाँ अभी ये क्वेश्चन है कि देखो डिटर्मिनेंट 0 है, ध्यान देखो जरा, देखो ध्यान से, इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, इसमें आपके पास क्या दिख रहा है, कोई डिपेंडेंसी दिख रही है आपको, कोई डिपेंडेंसी दिख रही, कोई डिपेंडेंसी दिख रही है आपको, इसमें से अगर मैं बात करूं, क्या बात कर सकता हूं मैं, ध्यान रखना, क्या बात कर सकता हूं, अब देखना क्या कर सकता हूं, मैट्रिक्स दिखा आपको, अब देखिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ कुछ चीजें, पेज लिमिट 99 के बाद पेज लिमिट बोल दिया, 99 तक ही इसमें आता है। 99 के बाद नहीं आता, हाँ पीछे का स्लाइड डिलीट करना, उधर तो नहीं पढ़ा दो। हाँ ये तो मजेदार बात हो गई, ऐसा है कि 99 तक ही आएगा, फिर नया ऑप्शन क्रिएट करने के लिए दोबारा नहीं, उसको डिलीट ही करना पड़ेगा। नया फिर से करके, अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं पता था कि 99 के बाद पेजेस नंबर आगे नहीं बढ़ रहे। अब देखो ध्यान से इसमें, अगर मैं इंटरेस्टिंग बात करूं, क्या इंटरेस्टिंग बात, अब पेजेस नहीं है तो यही पे करता हूं, मैं बोल रहा हूं क्या कि सर R2 में R2 माइनस R1 कर रहा हूं, हाँ सर, और R3 को भी सर R3 माइनस R2 कर रहा हूं, पहले सर R3 माइनस R2 कर लेता हूं, पहले R3 में से R2 को माइनस कर लेता हूं, ठीक है,
तो R3 माइनस R2 कर लेता हूँ पहले, फिर R2 में से ये कर लूंगा सर। तो पहला ये परफॉर्म कर लेता हूँ, दूसरा ये परफॉर्म कर लेता हूँ। जब मैं R3 में से R3 माइनस R2 कर रहा हूँ तो क्या हुआ, इस परफॉर्मेंस के बाद क्या हुआ, 1 के बाद क्या हुआ, 1 to 3 था, हाँ सर, 4 5 6 था, हाँ सर। R3 में से अगर R2 माइनस किया तो कितना हुआ, 7 में से 4 गया तो कितना गया सर, 3 बचा सर। 8 में से 5 गया तो 3 बचा सर। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, ठीक है। ये पहला चीज हुआ। अब दूसरा परफॉर्म करने वाला हूं मैं, R2 में से R1 माइनस करने वाला हूं। R2 में से 1 to 3 था, चलो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3 सर। 5 में से 2 गया 3 सर। 6 में से 3 गया 3 सर। अब देखो 3 3 और 3, 2 आइडेंटिकल रोज बन गए, इसका डिटर्मिनेंट विल बी 0, इसका डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्या बात है सर, हाँ, मतलब देखने का नजरिया होना चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे नजरिया बढ़ते जाता है। देखो जरा ध्यान से, तो सर तो मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं सर, क्या क्या सर, C3 मैं C3 माइनस C2 भी कर सकता हूं सर, पहला। फिर दूसरा सर, C2 में मैं C2 माइनस C1 भी कर सकता हूं सर। तो उससे क्या होगा, अच्छा उससे ये होगा सर कि देखो सर, C3 में से अगर ये सब गया तो सर 1 1 बचेगा सर, 1 1 1 बचा सर। अगर C3 में से C2 गया और C2 में से C1 गया तो, अच्छा C2 में से C1 गया 1 4 7, तो पहला C1 है, पहला कॉलम, और सर देखो सर 1 1 1 बचा सर। ये देखो, मतलब अगर मैं थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर दूं, फिर सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लूं, आइडेंटिकल कॉलम्स बच गए सर। डिटर्मिनेंट विल बी सर, डिटर्मिनेंट विल बी 0। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिकल कॉलम्स बच रहे सर अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, आइडेंटिकल रोज बच रहे सर लेकिन अगर ऐसा कर रहा हूं, इसका तो आंसर विल बी 0। कोई मेरे से पूछ रहा था कैसा क्या कर सकते हैं करके, कर दिए भाई। कोई पूछ रहा था इसका मतलब उसको पता तो था कि इसका आंसर 0 आता है। जो पूछ रहा था भाई वो डाउट पूछ रहा था या मेरे को चेक कर रहा था, जो मेरे से पूछ रहा था वो मेरे से डाउट पूछ रहा था या मेरे को चेक कर रहा था। आई हैव नो इशू कि आपको अगर चेक करना है तो, ठीक है, आपको अगर मेरे को चेक करना है तो आई हैव नो इशू। मैं कोई मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी तो मैथ्स में तो माहौल कर दिया ना, मतलब मैं मैथ्स का टीचर हूं नहीं, हूं क्या, पढ़ाता हूं क्या, नहीं पढ़ाता हूं, 12 साल बाद पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी तो माहौल कर दिया ना मैं, नहीं, हाँ, तो और क्या चाहिए। तो आप मेरे को चेक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर है कि नहीं आपको, अरे इतना क्लियर है कि नहीं आपको, इतना दिखा आपको, जल्दी बताओ, आप जल्दी बताओ, ये नोट करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास था, ये इतना क्लियर, देखो जरा ध्यान से। हाँ 12 साल पहले तो पढ़ाता था भाई, 12 साल पहले पढ़ाता था, ठीक है 12 साल पहले पढ़ाता था, लेकिन मैथ्स का तो अपना मजा है ना। देखो ना मैथ्स में कितनी सारी मजेदार बातें हैं, ऐसा थोड़ी कि कर नहीं सकते करके, देखो कितनी मजेदार बातें, सोचने का तरीका ही तो है कि हम कैसे सोच रहे हैं करके, ठीक है। कल भी मैं मैथ्स लूंगा, अभी मैं कल भी मैथ्स लूंगा और संडे भी मैथ्स लूंगा, थोड़ा मैथ्स में माहौल ही खींच लेते हैं ना। सिग्नल तो मेरा ही सब्जेक्ट है, मतलब सिग्नल में तो थोड़ा बहुत लोग जानते भी है कि सर टेक्निकल सब्जेक्ट है सिग्नल, सर आप इधर उधर कर दोगे। मैथ्स पढ़ लेते कल भी और परसों भी, सैटरडे संडे मैथ्स को डेडिकेट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से, तो आपने को दिखा कि अच्छा सर ये तो एकदम क्लियर है कि जब आप प्रोपोर्शनल की बात करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है कि 2 रोस और डिटर्मिनेंट अगर आइडेंटिकल हो तब होता है, या सर ये हो तो होता है। बिल्कुल सही, तो पता चल गया सर, बहुत ही अच्छी बात थी ये तो। ये सोचने का नजरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अगर किसी को बहुत फास्ट दिखना चालू हो गया तो हाँ, जब किसी को मैट्रिक्स में ऐसे दिखना चालू होता है, ऐसा दिखना चालू होता है, तब चीजें उसकी बहुत फास्ट होती है, और वो अपने को तब तक सीखना है, वो अपने को तब तक सीखना है। ऐसा भी पॉसिबल है क्या सर कि अगर 2 रोज का एडिशन अगर मैं थर्ड रो के बराबर हो जाए, ये 2 रोज का एडिशन अगर थर्ड रो के बराबर हो जाए तो भी ऐसा पॉसिबल है। हाँ, अगर मैं 2 रो को ऐड कर दूं, थर्ड में से माइनस कर दूं, तो भी तो आपके पास पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। दिस वन, ये देखो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इफ एनी रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज और कॉलम, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कॉलम, देन डिटर्मिनेंट इज 0। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सेकंड रो में मैं चला जा रहा हूं, R1 प्लस R2 को ऐड कर दे रहा हूं और R3 के बराबर है, तो R3 में मैं माइनस कर सकता हूं R1 प्लस R2 को ऐड करके। मतलब मैं R3 में अगर मैं चाहूं कि पूरा का पूरा 0 हो जाए, या फिर मैं बोल दूं कि यार ये R2 में करो R1 प्लस R2 टेंस टू R2, मतलब R2 में R1 ऐड कर दो, R2 में R1 प्लस R2 कर दो, तो ये 1 ये 1 ये -1, देखो आइडेंटिकल रोज हो गए। ये 10th प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है,
10th प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट। कोई भी रो और कॉलम अगर किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई है तो डिटर्मिनेंट जो होगा वो वैल्यू एक रो या एक कॉलम से वैल्यू बाहर आ सकता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 0 था तो ये के सब में मल्टीप्लाई था, इससे के बाहर आ सकता है और ये डिटर्मिनेंट। इसका जो भी आंसर है, जैसे इसका आंसर 27 है तो के एक ही रो में, एक ही सेकंड रो में था, इसमें से बाहर आ जाएगा ये, तो के बाहर आ गया। कोई भी स्केलिंग फैक्टर बाहर आ सकता है। इसका मतलब तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो पेजेस है नहीं अपने पास, पेजेस है नहीं। इस सेट का डिलीट कर दूं, ये का डिलीट कर दूं। हो गया, नहीं तो फिर कल अपन क्रिएट कर लेंगे। इस पर कल अपन बात करेंगे, इस पे बात करेंगे और फिर अगला जो होगा इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा अपना। ये फिर कुछ बातें करूंगा, बहुत मजेदार बातें करूंगा, कुछ शॉर्टकट्स की बात करूंगा, कुछ नहीं है सब मजेदार है। उसके बाद फिर सब क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, बहुत सारी अच्छी बातें करूंगा। आगे आप देखते जाओगे तो बहुत अच्छा मजेदार होगा, मतलब डिस्कशन बहुत मजेदार होगा, यकीन मानिए। बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ जो आपको वैसा कोई डील अच्छे से तो किया नहीं होगा। इस जगह पे होंगे, आज तो निकल गया 2 घंटा पता नहीं चला, ठीक है। अब एक ही चीज बचा लोगों के पास कि अब लोग ये बात तो मान लेंगे कि मैं भयंकर अच्छा पढ़ाऊंगा, तो लोगों को बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति ना पता नहीं कब तक पढ़ाएगा। बस एक ही चीज बचता है। अच्छा, मेरे ना चाहने वाले कभी भी मेरे कंटेंट पे उंगली नहीं उठाते। मेरे ना चाहने वाले 2 तरीके से बात करते, ज्यादा पढ़ के क्या कर लोगे, ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये पहला तरीका होता है, मतलब ये मेरे जिंदगी का है, पूरे जिंदगी में जो मेरे को जो डिसलाइक करते हैं वो ये बात करते हैं क्योंकि वो उतना पढ़ाते नहीं है या उतना पढ़ा नहीं सकते, तो लोग ये बात जरूर करते हैं कि कितना पढ़ा के क्या करेंगे। अब यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं तो एक ही नेगेटिव पॉइंट बच गया। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर को पढ़ाते नहीं आता, कोई ये नहीं बोलेगा कि इनका कंटेंट मेरे कंटेंट से कम है, ऐसा पूरे यूट्यूब में किसी की ताकत नहीं है। अब सब लोग ये बोलेंगे कि अरे यार अब पता नहीं कब खत्म करेंगे। तो भाई मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा और खत्म करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ने आ जाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, एक ही बचता है बस नेगेटिव पॉइंट, एक ही नेगेटिव पॉइंट बचता है कि भाई कब खत्म होगा। तो भाई जिस दिन खत्म होगा और प्लेलिस्ट बनेगी उसके बाद दुनिया में कोई किसी से पढ़ेगा नहीं। तो कल मैं 6 बजे रखता हूं, इस बेसिस पे कल मैं 6 बजे रखता हूं। कल अपन 6 से 9 खेलते, 3 घंटा खेले कल 6 से 9 3 घंटा खेलते, 6 से 9 खेलते, मजा आएगा। क्योंकि मेरा बहुत सारा बात करना बचा था, है इतने दूर से मैं आया और सीधे ही क्लास में घुस गया, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास तो कोई बात नहीं। तो कल 6 बजे से रखते, 6 से 9 रखेंगे। कल सैटरडे है, कल सैटरडे बनाओ मेरे साथ 6 से 9 में। कल सैटरडे 6 to 9 में बनाना। इस वीडियो में कमेंट्स करना है आपको, हर वीडियो में कमेंट्स करना है यार, अपना फीलिंग शेयर करना है। यही हमारा आंसर होगा। जो मेरे को डिसलाइक करते और जो बार बार बोलते कि यार कितने दिन में खत्म करेंगे, भाई 4 साल में खत्म करूंगा मैथ्स, और क्या बोलूं, 4 साल में मैथ्स खत्म करूंगा, ठीक है। तो अपना ये रिप्लाई होगा। तो कमेंट्स में आप मस्त लिखा करो जो आपका मन करे, मजेदार, ठीक है। चलो, आप में से पढ़ रहे हो, ये मैं श्योर दे रहा हूं कि हमारा थॉट प्रोसेस जो होगा वो मैथमेटिकली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ये मैं श्योरिटी दे रहा हूं, ठीक है। तो कल भी पढ़ाऊंगा मैं और संडे भी पढ़ाऊंगा। तो कल और परसों दोनों दिन मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो कल 6 बजे आ जाइए आप, ठीक है। चलो कल मिलता हूं मैं। आज का सेशन एंड करते, इतनी बात कर पाए, यही से स्टार्ट करेंगे अपन। आज कल का सेशन इसी जगह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं सिग्नल पढ़ाऊंगा अगले वीक से, पढ़ा दूंगा। अभी मैथ्स थोड़ा सा पढ़ा देता हूं ना माहौल में, नहीं। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।